डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज सेट सीरीज में हम एक बहुत ही स्पेशल पेपर को एनालाइज कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ सेट, जो अभी बस कुछ दिन पहले हुई है। और ये पेपर क्यों खास है, जैसे जैसे आप इस पेपर को अभी एनालाइज जब मैं करूंगा, सुनेंगे तो आप समझेंगे। ये पेपर मुझे कई स्टूडेंट ने भेजा, लेकिन जिस पेपर को मैं एनालाइज कर रहा हूँ वो विशाल सिंह सोनगेरा की है। तो विशाल, थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल स्टूडेंट जिन्होंने भी इस पेपर को मुझे भेजा है। इसकी आंसर की इन्होंने नहीं निकाली है, इसलिए मुझे जो समझ में आया है, थोड़ा बहुत रिसर्च करके, बहुत टाइम तो नहीं दे सकते, कुछ क्वेश्चन में डेफिनेटली कंफ्यूजन है, तो वो मैं आपके लिए भी छोड़े जा रहा हूँ रिसर्च करने के लिए। तो चलिए, ये यदि आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो ये पॉलिटिकल साइंस की पेपर है 2024 की, और इसको मैं एनालाइज करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ विथ लॉट्स ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं बताता हूँ। यदि गौर से सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा, एक्टिव लिसनिंग यदि आप करते हैं मेरे साथ जुड़ करके, एंड यूजफुल होगा हर एग्जाम के लिए। सो लेट अस बिगिन छत्तीसगढ़ सेट 2024 पेपर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एनालिसिस विथ लॉट्स ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर के दौर करके नॉलेज को शेयर करें, कुछ ज्ञान बढ़ाएं, ये आपको मैं आह्वान कर रहा हूं, मेरे सभी स्टूडेंट को, नॉट ओनली CUET PG, लेकिन आप जो UGC नेट, सेट, RPSC, कोई भी एग्जाम PGT दे रहे हैं, मेरे सभी स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं कोशिश कर रहा हूं एक क्लास लेने की ऑनलाइन। देखते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट है, कैसा रहता है। मेरे पास में वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसके बाद टेस्ट सीरीज शुरू होते हैं, जिसको कि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। उसमें क्लासेज एज सच नहीं होते हैं, ये जो है एज सच जो है एक क्लास है। अब आप सोचेंगे कि 2 महीने में क्या किया जा सकता है, अगस्त सितंबर में। मैं इसमें कोशिश कर रहा हूं कि CUET PG का जो सिलेबस है, जो कि अंडर ग्रेजुएट का सिलेबस है, उसको इंफॉर्मेटिव फोकस्ड वे में MCQ एग्जाम के लिए कवर करने की कोशिश करूं। ये बहुत एक स्पेसिफिक प्रयास है। कई मेरे स्टूडेंट ने मुझे मेल किया कि सर 20 क्लासेस में क्या UG के सिलेबस कवर किया जा सकते हैं? यस, कवर किए जा सकते हैं इन ए पर्टिकुलर वे, MCQ के लिए। इट्स नॉट कि आपको अंडर ग्रेजुएट की मैं 3 साल के कोर्स को 20 क्लास में पढ़ा सकता हूँ, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन यदि आपने, मेरे सभी स्टूडेंट ने यदि अंडर ग्रेजुएट को थोड़ा ठीक से पढ़ा है, और मेरे जितने पॉल साइंस हेल्प पे जो वीडियोस हैं उसको कई बार देखा है, और नहीं तो अभी भी देखेंगे, और पैशनेट हो कि यस हमें ज्ञान लेना है, तो बिल्कुल हम 20 क्लासेस में एक जनरल ओवरव्यू जो इंफॉर्मेशन की होती है उसको दिमाग में बिठा सकते हैं, और आगे बढ़ के फिर टेस्ट सीरीज को हम उस तरीके से टैकल कर सकते हैं जिस लेवल पे आपको आना चाहिए। ये प्रयास है, ये इसको प्रिपरेटरी क्लासेस हम कह सकते हैं, और इसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। यदि आप इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं एट नॉमिनल कॉस्ट, तो अपना नेम, टेलीग्राम ID एंड मोबाइल नंबर भेजे paulsciencehelp@gmail.com। मैं सभी अपने स्टूडेंट को इसलिए आह्वान कर रहा हूं कि लेट्स हैव ए फैसिनेटिंग डिस्कशन एंड शेयर नॉलेज टुगेदर। इट इज नॉट दैट कि मैं आपको ज्ञान दे दूंगा 20 क्लास में और आप प्रिपेयर हो जाएंगे फॉर टेस्ट सीरीज। इट्स लाइक दैट, यदि आप में है जुनून तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और हम लोग मिल करके 20 क्लासेस में यस उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जहां पे कि टेस्ट सीरीज देने का मायने बहुत बदल जाता है, क्योंकि तब रहेंगे आप प्रिपेयर्ड। यदि आप इस डिस्कशन या इस एक्सपीरियंस का फायदा उठाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको डिटेल दी गई है, बताई जाएगी जब आप मेल करेंगे तो। ये तो आपको पता है, मैं हमेशा कहता हूं कि दीज बुक्स आर वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट एफोर्डेबल बुक। ऑफ कोर्स ये अमेजन पे हैं, जिनको कि अभी आप लर्न कर रहे हो कि कैसे जो है डिजिटल फॉर्म में, लेकिन जिस तरह से UPI को आप लोगों ने अडॉप्ट किया है, उसी तरीके से अब देखोगे फ्यूचर इज ऑनलाइन बुक, क्योंकि वो आपको कंट्रोल देती है, और आपको जिस प्राइस पॉइंट पे देती है वो इम्पॉसिबल है हार्ड बाउंड कॉपी में। तो आप उसका फायदा उठाइए। अभी भी जो है UGC नेट की गाइड जो है इंस्टा मोजो पे है, जो कि PDF फॉर्म में अवेलेबल है, आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। ये सब लिंक यहाँ तो क्लिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिकेबल लिंक दिए जाएंगे। अब आइए क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं शुरू। और लाइक एनी अदर पेपर, थोड़ा एक जनरल कमेंट मैं करना चाहता हूँ, और इस पे तो और भी बनता है। ये पेपर RPSC से कंपीट करता हुआ नजर आता है। इसने अपने डिफिकल्टी लेवल को कई नॉच ऊपर बढ़ाया है। इससे क्या होती है, मत समझिए कि ये एग्जाम कठिन हो गया, इनफैक्ट ये एग्जाम आसान हो जाता है, क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत लो चली जाती है।
ये पेपर ऐसा है जिसमें कि करीब 100 में से मुझे लगता है 30 क्वेश्चन तो एकदम डुएबल हैं, बहुत आसान जैसे हैं, और 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कि कॉमन सेंस से आप बिना वो क्वेश्चन देखने से आपको डीप लगेगा, लेकिन आप देखिएगा एलिमिनेशन टेक्निक से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कैसे उसको सॉल्व कर लिया। तो 50 इसमें आसानी से स्कोर किया जा सकता है। रिमेनिंग 50 में केवल चैलेंज है, तो उसमें भी कोई भी स्टूडेंट 20 तो कर ही लेगा गेस करके। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये पेपर में कट ऑफ जो है 60 यदि कोई ले आता है तो काफ़ी अच्छा है, और वो क्वालिफाई भी कर सकता है 60 to 70। इसलिए ये कोई बहुत एज सच डिफिकल्ट पेपर उस मायने में नहीं है, लेकिन जो उसके क्वेश्चन है ये जरूर बहुत ही हाई नॉच के इन्होंने देने की कोशिश की है विद दिस। और कुछ इन्होंने गलतियां भी की है, एक दो क्वेश्चन तो बिल्कुल मुझे लगता है कि वो इनवैलिड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। Who wrote the book Rethinking Multiculturalism, Cultural Diversity and Political Theory? ये पहला बहुत आसान क्वेश्चन है, वी ऑल नो भीखू पारेख। तो यहाँ पे जो है विल कैमिल्का की मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, उस बुक का भी नाम आपको याद होना चाहिए, या याद कर लीजिए। और चार्ल्स टेलर की बुक जो है पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, उसको भी, ये 3 बुक को। सेकंड देखिए, ये भी जो है आसान है। ए राइट विल बी फंडामेंटल राइट इफ इट हैज बीन प्रोवाइडेड इन द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो यही है कि फंडामेंटल राइट जो चैप्टर या पार्ट 3 में जो राइट्स लिख दिए गए हैं वो फंडामेंटल राइट है, और उसकी बहुत बड़ी महत्ता है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है अंडर आर्टिकल 32। लेकिन राइट्स प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन इन द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट शैल बी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जैसे कि जो आर्टिकल 300A में राइट टू प्रॉपर्टी, जो पहले फंडामेंटल राइट के चैप्टर मतलब पार्ट 3 में था, उसको वहां से हटा करके इसको कॉन्स्टिट्यूशन में 300A में लिख दिया गया, इसलिए अब ये फंडामेंटल राइट ना होकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया है। तो ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छा ज्ञान देता है, दोनों करेक्ट है और दोनों क्वेश्चन जो है इजी है। तो मैंने जो बोला ना 30 क्वेश्चन इजी है, उसमें 2 क्वेश्चन पहले ये है। थर्ड देखिए, हु सेड द इफिकेसी ऑफ पावर इंक्रीजेज और डिमिनिशेज अकॉर्डिंग टू वेरियस कंडीशंस अंडर विच इट मस्ट ऑपरेट। अब तीसरा क्वेश्चन इसने बाउंसर मारा जिसका आपके पास में कोई जवाब भी नहीं है, क्योंकि ये नेट पे मिलता भी नहीं है। ऐसे लगता है मुझे, जितना मैं थोड़ा 5 मिनट मैंने देखा होगा बहुत सारे साइट्स पे, तो गार्नर मिलता है जो उस तरह की बातें कर सकते हैं इफिकेसी ऑफ पावर, लेकिन आई एम नॉट श्योर, इसलिए मैंने इस पे क्वेश्चन मार्क किया। आप देख लीजिए, तो ये पहला बाउंसर है आर्बिट। इस टाइप के आपको इसमें 30 क्वेश्चन लगभग मिलेंगे। यूटोपियन सोशलिज्म इज रिलेटेड टू, ये क्वेश्चन जो है फिर आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रांसिस बैकन को हम जो है, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक तो इसमें बहुत है, बैकन ऐसे लिखा नहीं जाता है, बैकन लिखा जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि ये तो इंपेरिसिज्म के फादर माने जाते हैं, तो इनको कैसे आप जो है यूटोपिक कहेंगे? तो 3 को यदि आप काट देते हैं, 3 तो इसमें एक ही बच जाता है कि 1 होगा या 1 और 2। हम लोग दोनों जानते हैं कि चार्ल्स फूरियर, सेंट सिमन, रॉबर्ट ओवेन, ये सब तो बिल्कुल है ही यूटोपिक सोशलिस्ट, तो इसलिए ये क्वेश्चन खासा आसान हो जाता है। मेरे अनुसार से ये इजी है, आपको जानना भी नहीं है मैन चार्ल्स के बारे में। मार्क्सिज्म इज रिलेटेड टू, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें यदि आप देखेंगे, क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी, स्टेट विल विदर अवे, डिक्टेटरशिप ऑफ फार्मर। अब यहाँ डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट वदर उन्होंने फार्मर दे दिया, इसका मतलब 3 को एलिमिनेट कर दीजिए, 3 तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन इजी हो गया है। जो मैंने कहा था ना कि बिना जाने हुए भी जो है आप कई क्वेश्चन, लेकिन ये तो वैसे ही बहुत आसान है। फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज, from each according to his ability and to each according to his needs भी कम्युनिस्ट सोसाइटी का नारा है मार्क्स का। आसान क्वेश्चन। Who said empirical exploration that shows the changes occurring in an environment in clear connection to power is termed as political ecology? तो ये जो है ये अगेन मतलब ये सब बाउंसर है जो आप बस जानते हैं तो जानते हैं, ये रॉबिन्स ने कहा है। तो ये सब वो क्वेश्चन है 30 जो कि एकदम जिसको आप अरबीट कर सकते हैं, इस पर ज़्यादा दिमाग मत दीजिए, एक बार देख लीजिए, आगे यदि रिपीट हो जाए तो इसको मुस्कुराइए। लेकिन पॉलिटिकल इकोलॉजी है क्या, इसको आप जस्ट यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। बेसिकली जब हम इन्वायरमेंटल इशू को पॉलिटिसाइज कर देते हैं तो पॉलिटिकल इकोलॉजी है, जहाँ पे कि वो ए पॉलिटिकल नहीं रह जाता है, मतलब वो एक तरह का इंटरेस्ट और पावर का फंक्शन बन जाता है, तो इसको पॉलिटिकल इकोलॉजी कहते हैं। रॉबिन्स।
ये मैच करना जो है ये भी उतना आसान नहीं हो सकता है, बिकॉज इसमें रिची और सीसरो सब हैं, लेकिन फिर भी आप इससे जा सकते हैं कि लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स जो है, ये चूंकि जॉन ऑस्टिन यहाँ पे हैं जो लीगल पॉजिटिविज्म के बहुत बड़े प्रणेता हैं, तो बी के 3 से आप कर सकते हैं, और बी का 3 केवल एक ही में है, इससे ये क्रैक हो जाता है। बाकी आप देख सकते हैं कि नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स सीसरो से आप जोड़ सकते हैं, रोमन थिंकर जो थे, और सी का हिस्टोरिकल थ्योरी जो है वो रिची से जोड़ा जाता है, जिन्होंने बुक भी लिखा था नेचुरल राइट्स, ए क्रिटिसिज्म ऑफ सम पॉलिटिकल एंड इथिकल कॉन्सेप्शन। ये नेचुरल राइट के क्रिटिक रहे हैं डेविड जी रिची, तो सही है। और डी का 1 सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट आप डेफिनेटली लास्की से जोड़ सकते हैं। तो इसलिए ये उतना डिफिकल्ट तो नहीं है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। यदि आप ये जानते हैं कि जॉन ऑस्टिन जो हैं वो लीगल पॉजिटिविज्म के प्रोपोनेंट, हु सेड फ्री डेवलपमेंट ऑफ ईच इज द कंडीशन फॉर द फ्री डेवलपमेंट ऑफ ऑल। ये इतना फेमस कोट तो नहीं है कार्ल मार्क्स का, फिर भी काफी लोग जानते हैं इसको, तो इसीलिए क्वेश्चन भी जो है मीडियम लेवल का बनता है। इस पर डिबेट हो सकती है, इसका क्या मायने है, जरा सोचिएगा। Who one of the following is not an exponent of neoliberalism? ये सब क्वेश्चन आसान हो सकता है, क्योंकि हयाक, फ्रेडमैन एंड रॉबर्ट नॉजिक, ये तीन जो है नियो लिबरलिज्म जब हम कहें तो इसको लिबर्टेरियनिज्म भी आप कह सकते हैं। तो ये तीन तो बहुत ही फेमस हैं। तो कार्ल पॉपर वी ऑल नो कि एक कंजर्वेटिव हैं, तो इसलिए कार्ल पॉपर को तो बिल्कुल आप अलग कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन, Who is the early socialist among the given below whose birthplace was not France? Again हम यूटोपिक सोशलिस्ट पे आते हैं, सेंट सिमन पे आते हैं, चार्ल्स फूरियर पे आते हैं, लुई ब्लैंक पे आते हैं, रॉबर्ट ओवन इंग्लैंड के थे, वेल्स के, और इन्होंने अमेरिका में जमीन खरीद करके न्यू हार्मोनी नाम का एक यूटोपिक समाज इंडस्ट्रियल सोशलिज्म के बेसिस पे बनाने की कोशिश की थी। रॉबर्ट ओवन को हम न्यू हार्मोनी कॉलोनी के लिए जानते हैं, ये इंग्लैंड या वेल्स के थे, यूके कह सकते हैं। तो मीडियम लेवल का क्वेश्चन, इन विच ऑफ हिज वर्क कार्ल मार्क्स हैज डिस्क्राइब्ड इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। ये कई स्टूडेंट जानते हैं, कई नहीं भी जानते हैं। इन्होंने ये जो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो डिस्क्राइब किया था, बहुत अदरवाइज तो इनके सारे ही जो बुक हैं वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म पे बेस्ड हैं, लेकिन द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में। तो चलिए मीडियम लेवल का ये है। लेकिन इकोनॉमिक जो डिटर्मिनिज्म है क्या, देखिए कोई भी, ये तो डिटर्मिनिज्म एक बार यदि आप समझ ले तो कभी भूलेंगे नहीं। डिटर्मिनिज्म एक थॉट है जहां पे कि आप बिल्कुल ये कहते हैं कि ये चीज इसको जो है डिटरमिन करती है। जैसे यदि आप बोले कि आप कहें एक तरह से कि यदि मेरे पास इनकम ज़्यादा है तो मेरी हैप्पीनेस ज़्यादा होगी, मतलब कि मेरा इनकम जो है वो डिटरमिन करता है मेरे हैप्पीनेस को। या जैसे कौटिल्य ने कहा कि जो ज्योग्राफी है स्टेट का, वो शत्रु और मित्र को डिटरमिन करता है, ज्योग्राफिकल डिटर्मिनेशन, कि यदि हमारा नेक्स्ट पड़ोसी है जिसका बॉर्डर मिलता है तो वो नेचुरल एनिमी होगा, और यदि हमारा बॉर्डर नहीं मिलता है तो वो जो है हमारा एलाई होगा। तो इस टाइप की जो बातें हैं ये डिटर्मिनिज्म है। तो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म क्या है कि जहां इकोनॉमी जो है वो डिटरमिन करता है समाज के हर अदर एस्पेक्ट को। तो यही तो कार्ल मार्क्स कहते हैं ना, यहाँ पढ़ लीजिए कि मोड ऑफ प्रोडक्शन या जो मटेरियल कंडीशन जो लाइफ का है वही सोशल, पॉलिटिकल, आर्ट, कल्चर सबको जो है प्रभावित करता है, जिसको उन्होंने कहा था बेस। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यानी बेस जो है, दैट डिटरमिन द सुपर स्ट्रक्चर, जो कि जिसमें आता है पॉलिटी, लॉ, आर्ट, कल्चर, मीडिया। मतलब हम जो जीवन जीते हैं वो हमारा सुपर स्ट्रक्चर है समाज का, लेकिन वो सारा डिटरमिन होता है उसके आधार, जिसका आधार है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, कि कौन प्रोड्यूस करता है, किस मेथड से प्रोड्यूस करता है, कौन और मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करता है, कौन अपने लेबर को देता है, कैसा रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इसको ये जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है यही डिटरमिन करता है कि हमारा पॉलिटी कैसा होगा, हमारा मीडिया कैसा होगा, लॉ कैसा होगा, आर्ट एंड कल्चर, हमारा इन जनरल लाइफ कैसा होगा। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत आसान होना चाहिए। प्लेटो का आप जानते हैं कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, तो ए का 4 से आप मैच कर सकते हैं, और इसी से ये क्रैक चुकी हो जाता है। बाकी आप मिला लीजिएगा, बिना मिलाए जाइएगा मत।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये इजी क्वेश्चन है, आउट ऑफ दैट 30 इजी। प्लेटो इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है और आपको कई एग्जाम में पूछा जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि उन्होंने अपोलॉजी लिखा है, लेकिन ये हम लोग नहीं जानते हैं कि नोमोई नाम का जो है जो बुक है जिसको हम लोग लॉज के रूप में जानते हैं, उसका एक नाम जो है नोमोई भी है। तो ये बहुत ही नया इंफॉर्मेशन मुझे दिखा। तो नोमोई लॉ है, समझ लीजिए। पॉलिटिकस जो है वो स्टेट्समैन जो उनकी बुक है उसको हम पॉलिटिकस के लैटिन टाइटल से जानते हैं। और जो पॉलिटिया है वो भी जो है, जो उनकी बुक है रिपब्लिक जो इतनी फेमस है, उसको पॉलिटिया के नेम से जो है, ये सब लैटिन टाइटल है। तो आप मतलब ये क्वेश्चन, जबकि मैंने दसों हजार क्वेश्चन सब मतलब एनालाइज किए होंगे, लेकिन आई डिड नॉट कम अक्रॉस दिस इंफॉर्मेशन, एंड थैंक्स टू दिस छत्तीसगढ़ सेट कि हम लोग इसको भी आज एनालाइज करें। जबकि पॉलिटिकस तो कई एग्जाम में आया हुआ है, स्टेट्समैन का लैटिन, लेकिन नोमोई जो है लॉ एंड पॉलिटिया जो है वो रिपब्लिक। तो ये बहुत मजेदार क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया है, स्टार क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। और भी एग्जाम में सेटर यदि देख रहे हैं तो इनको वो यूज करेंगे, इसलिए इसका सही आंसर है 1 2 3 4। डिफिकल्ट बट वेरी इंटरेस्टिंग। 14 देखिए, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल स्टेट इज ए सेल्फ सफिशिएंट एसोसिएशन। क्या मतलब होता है आपको पता है? स्टेट को वो किस लेवल पे ले गए हैं? हाईएस्ट मोरल एंड इथिकल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रायर टू इंडिविजुअल एंड विलेज है या कम्युनिटी है, मतलब टाइम में तो बाद में आती है, लेकिन इन इसेंस ये जो है इवन इंडिविजुअल और कम्युनिटी से भी ऊपर है, और स्टेट को बहुत ऊपर ले जाते हैं वो, हिस्टोरिकल एंड ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। तो बेसिकली ये जो ये कहना चाहते हैं, जो सेल्फ सफिशिएंट का मतलब है कि स्टेट फुलफिल्स ऑल द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ मैंने काफ़ी चीज़ें लिखा है कि कैसे वो यूडोमोनिया जो इंडिविजुअल को वो प्राप्त कराने में स्टेट हेल्प करता है। तो सेल्फ सफिशिएंसी जिसको वो ऑटार्की बोलते हैं, ability of state to provide for its citizen needs and foster a sense of shared purpose and identity। और पढ़ लीजिएगा सेल्फ सफिशिएंसी। अच्छा क्वेश्चन। Who said, who is the modern political thinker to be credited to establish the status of normative political theory? ये सब क्वेश्चन इजी लेवल पे होना चाहिए यदि आपने काफ़ी क्वेश्चन देखा है, क्योंकि जॉन रॉल को हम 20th सेंचुरी में कहते हैं कि इन्होंने एक तरह से रिवाइव किया नॉर्मेटिव पॉलिटिकल ट्रेडिशन को थ्रू हिज बुक थ्योरी ऑफ जस्टिस इन 1971। 16 देखिए, अकॉर्डिंग टू ग्राम्शी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मार्क्सिस्ट मॉडल ऑफ एनालिसिस ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो इन्होंने जो हेजोमनी की परिकल्पना की थी उसमें डोमिनेंस का स्ट्रक्चर है, लेजिटिमेशन है। तो हेजोमनी है क्या? मतलब आप आइडियोलॉजिकली कन्विंस कर देते हो उस ग्रुप को जिसको आप डोमिनेट कर रहे हो कि आपका डोमिनेशन लेजिटिमेट है, यही तो है। तो एक तरह से आप मैन्युफैक्चर करते हो कॉन्सेंट को। तो स्ट्रक्चर ऑफ कोअर्सन तो है ही, डोमिनेंस है तो केवल आइडियोलॉजिकल नहीं है, कोअर्सन भी है। लेकिन कोऑपरेशन आई डोंट थिंक कि ये कहीं भी क्लास स्ट्रगल में दिखता है ग्राम्शी के थॉट में, इसलिए यदि कमजोर सबसे करी जो है यही है। Who said only a person of high character can experience pleasure of high quality? ये तो इस पे विवाद हो सकता है किसने कहा है, लेकिन ये मतलब जो नेट पे जो दिखता है ये कहने वाले जो हैं ये एरिस्टोटल हैं। और ऐसा इन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ट्रू हैप्पीनेस एंड प्लेजर ऑफ हाई क्वालिटी आर अचीव थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ वर्च्यू। वर्च्यू जो है बेसिकली, वर्च्यू मतलब करेज, जस्टिस, टेम्परेंस, विजडम, ये एक तरह का कैरेक्टर का पार्ट है, ये आपका हैबिट है। और इसीलिए जो पर्सन का जो कैरेक्टर शो करता है, जो हाई कैरेक्टर का है, वही एक्सपीरियंस कर सकता है प्लेजर ऑफ हाई क्वालिटी, क्योंकि उसको वो वर्च्यू है। सो वर्च्यू इज ए कंपोनेंट ऑफ हैबिट और कैरेक्टर। तो एरिस्टोटल, आप यहाँ मिल से जरूर कंफ्यूज कर सकते हैं जिन्होंने हाइयर एंड लोअर प्लेजर की बात की है, लेकिन ये कथन जो है एरिस्टोटल को जाता है। डिफिकल्ट बट गुड क्वेश्चन। हु इज रिगार्डेड एज ए नियो कंजर्वेटिव? ये क्वेश्चन एक ऐसा है जिसमें कि कोई भी फिट नहीं बैठता है, मतलब ये सब इनवैलिड क्वेश्चन है। दो तीन, ग्राम्शी जो है नियो मार्क्सिस्ट कहे जा सकते हैं, आना आरेंट को नियो कंजर्वेटिव बिल्कुल नहीं कहा जाता है किसी भी तरीके से। इनको मैंने खोजने की कोशिश की कि इसको तो एक कैटेगरी में आना आरेंट को रखना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन नियो कंजर्वेटिव तो नहीं, क्योंकि नियो कंजर्वेटिव मेरी वोस्टनक्राफ्ट तो बिल्कुल नहीं, जॉन रॉल वो बेसिकली इसमें इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है, जो अमेरिकन पावर को और बढ़ाना चाहते हैं, स्टेट को काफ़ी प्रेशर देते हैं
और अमेरिकन पावर से डेमोक्रेसी को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स टू अचीव दीज गोल्स, इस तरह का आप सोचते हैं कि आना आरेंट का कभी रहेगा? इनका आंसर इन्होंने आना आरेंट दिया होगा, बट आई एम नॉट एट ऑल एग्रीइंग, और आप इस पे और रिसर्च कर सकते हैं। इनवैलिड क्वेश्चन। हु रोट द डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी? तो डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी, ये सब आसान क्वेश्चन है। आपको पता है कि रूसो ने लिखा है डिस्कोर्स ऑन ऑफ इनइक्वलिटी। इन्होंने दो डिस्कोर्स लिखा है, आर्ट और कल्चर पे भी, साइंस, आर्ट एंड साइंस एंड डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी। बाद में इन्होंने बुक भी लिखा, पहले इससे फिर बुक। Who said citizenship is the contribution of one's structure judgment to public good? तो इस तरह की बात कहने वाले लास्की हैं, हेरोल्ड लास्की, जो कि लेफ्ट ओरिएंटेड एक प्लूरलिस्ट थिंकर इंग्लैंड के थे। सिटीजनशिप इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वंस इंस्ट्रक्टेड जजमेंट टू पब्लिक गुड। ये एक तरह का, यदि आप इस लाइन को बार बार पढ़ें तो आपको दिखाई पड़ेगा जनरल विल जो रूसो की थी। मतलब जब एक इंडिविजुअल जो है वो समाज के बारे में सोचने लगता है, पब्लिक गुड या कॉमन गुड के लिए सोचने लगता है, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है समाज में, वही सिटीजनशिप है। 21 देखिए, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द एलिमेंट ऑफ स्टेट ऑफ आगना सुत्ता। तो आगना सुत्ता का जो 7 एलिमेंट है वो उतना वेल डिस्क्राइब तो नहीं है जैसा कौटिल्य का अर्थशास्त्र में है, लेकिन इसमें किंग आता है, टेरिटरी आता है, मिनिस्टर एंड ब्यूरोक्रेसी, आर्म फोर्स, ट्रेजरी, अलाइज पीपल आता है, लेकिन इसमें सॉवरेंटी करके नहीं आता। किंग में सॉवरेंटी निहित है, लेकिन सॉवरेंटी एलिमेंट नहीं माना जाता, इसलिए आसान है, मीडियम टाइप ऑफ। इसका कंपैरिजन जरूर आपको समझना चाहिए। अर्थशास्त्र में जो सप्तांग थ्योरी है, तो इसमें दुर्ग नहीं है, लेकिन इसमें एक एडिशनल है पीपल, जो कि अर्थशास्त्र में नहीं है। वहां पे जनपद है, यहाँ जनपद के साथ में पीपल भी है, मनुष्य। तो ये दोनों में कंपैरिजन कई एग्जाम में आता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन सब जो है बहुत फैक्चुअल है। इसमें है कि लोकमान्य तिलक से ये सब कौन से क्रिएशन जुड़े हुए हैं, तो सभी हैं। आर्टिक होम ऑफ द वेदास, गीता रहस्य इन्होंने लिखा है, केसरी मराठा 2 मैगजीन को एडिट करते थे, ओरियन नाम के इन्होंने बुक लिखे, ओरियन और द एंटीक्विटी ऑफ द वेदास तिलक की। तो आप गेस भी कर सकते हैं कि 1-2 भी सही है तो सभी सही। 23 देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग सोशलिस्ट थिंकर एडवोकेटेड द राइट टू रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट? ये मैंने गेस किया है, मैंने ऐसा कोई रिसर्च नहीं किया है। वी ऑल नो कि टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति जेपी की थॉट थी। तो कौन ऐसा होगा इन सब में सबसे अच्छा जो कि रिवॉल्यूशन की बात करेगा, इसकी रेजिस्ट करना है हमको अथॉरिटी ऑफ द स्टेट? जयप्रकाश नारायण। आई थिंक यही इसका आंसर होना चाहिए। ये क्वेश्चन आसान है, क्योंकि राजमंडला थ्योरी जो है हम लोग सभी जब पढ़ते हैं तो उसमें पार्श्व ग्रह सारा आता है, फ्रेंड ऑफ इनमी एट बैक, और अकरंद सारा आता है, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड एट बैक। ये हम लोग जानते हैं। तो इसीलिए ये राजमंडला, और यहाँ तो केवल ये पूछ रहे हैं कि ये राजमंडला सिस्टम से है, बस इतना ही। तो ये आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, पार्सनी ग्रह है, तो ये तो एनिमी है, एनिमी एट द बैक। लेकिन इसमें यदि सारा लग जाए, पार्स निग्रह सारा, तो ये फ्रेंड ऑफ एनिमी एट बैक हो जाएगा। अकरंद जो है वो फ्रेंड है एट द बैक, लेकिन यदि अकरंद सारा हो जाए तो फ्रेंड ऑफ फ्रेंड एट बैक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सारा मतलब फ्रेंड। 25 देखिए, हाउ डिड एम एन रॉय इन्विसेज द रोल ऑफ कॉमिंटर्न इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोलोनाइज्ड कंट्रीज? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट जानना चाहिए हम सबों को कि एम एन रॉय जो है एक टाइम में कॉमिंटर्न, जो इंटरनेशनल कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सोसाइटी थी, लेनिन उसको हेड करते थे, उसके ये बहुत प्रोमिनेंट मेंबर थे। 1920 में जो उसकी सेकेंड कांग्रेस हुई थी, वहाँ उन्होंने डिबेट किया था लेनिन के साथ कि हमारा रोल क्या होना चाहिए, जो ये थर्ड वर्ल्ड में उस समय में जो चल रही थी नेशनलिस्ट मूवमेंट सुलग रहा था, उसमें लेनिन का ये कहना था कि हमें जो है, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम ये थी कि ये सारे थर्ड वर्ल्ड में जो बोर्जोजीज क्लासेस थे, जो पेटी कैपिटलिस्ट क्लास का लिए, छोटे मोटे कैपिटलिस्ट क्लास है, बोर्जोजीज क्लास, प्रोफेशनल क्लास, वो लीड कर रहे थे और कम्युनिस्ट पार्टी को कोई तवज्जो नहीं दिया था। कम्युनिस्ट पार्टी तो बने भी नहीं थी उस समय बहुत सारे कंट्री में। तो इन लोगों का ये कहना था उसको कैसे हम हेल्प करें। ये जरूर था कि जो बोर्जोजीज थे इन कंट्री में, लाइक नेहरू, गांधी, ये सब अपोज तो करते थे कैपिटलिज्म का, लेकिन ये लोग कम्युनिस्ट नहीं थे।
तो यहाँ पे दोनों में डिबेट होती है। एमएन रॉय का कहना था कि हमें कम्युनिस्ट पार्टी को फुल फ्लेजेड सपोर्ट देके एकदम पूरा रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट चलाना चाहिए। लेकिन ये कहना था कि इतना सारा फोर्स हम नहीं पैदा कर सकते क्योंकि ऑलरेडी वहां पे एक बोर्जोजीज लीडरशिप आ गई है। ऑफ कोर्स वो इलीट है, बोर्जोजीज हैं, लेकिन हमको उनको ही हेल्प करना चाहिए। पहले आज़ादी लेने दो क्योंकि वो नेचुरली एंटी कैपिटलिस्ट होंगे, फिर सेकेंड लेवल में हम वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी का रिवॉल्यूशन करवा के हम सत्ता लेंगे अपने हाथ में। यही डिबेट था। तो अब यहाँ यदि इतना आप जानते हैं, इसको हम लोग कॉलोनियल क्वेश्चन डिबेट कहते हैं, तो ये है कि एमएन रॉय इन्विसेज द रोल ऑफ कमिंगटन। तो ये सेकंड जो है वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे रॉय। इट शुड सपोर्ट द नेशनलिस्ट बोर्जोजीज इन द कॉलोनाइज्ड कंट्री, ये नहीं कभी कहेंगे। यदि आप ये समझ गए हैं कि ये वो नहीं कह रहे थे, ये कह रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी को इन कंट्री में सपोर्ट करना है हमें। तो टू को निकाल दीजिए, टू टू टू, तो बस तीन ही, एक ही बचता है 3 4। इट शुड लिमिट इटसेल्फ टू रिवोल्यूशनरी movement of the worker and peasant, and it should lend only moral and material support to revolutionary forces in colonized country. तो of course difficult but very very good question, star question. अब यहाँ पे एक इजी क्वेश्चन ही टपका देते हैं कि पेरियार की फिलॉसफी का कोर है सेल्फ रिस्पेक्ट। आपको पता है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन्होंने शुरू किया था। Who among the following treated religion as a tool of state? Very good question, again star question. इसमें देखिए कौटिल्य एंड मैकियावेली दोनों ने जो है स्टेट क्राफ्ट के टूल के रूप में इस रिलीजन को यूज करने की सलाह राजा को दी है कि आप उसका मतलब धर्म का यूज कर सकते हो लोगों को कंट्रोल करने में, मैनिपुलेट करने में, डराने में, ऑर्डर में रखने में। दोनों का आइडिया में बहुत फर्क है क्योंकि मैकियावेली तो प्योर उसको टूल इंस्ट्रूमेंट मानता है, जबकि कौटिल्य धर्म को दूसरी तरह का इथिकल वे में देखता है, लेकिन फिर भी वो सोशल कंट्रोल के लिए उनको यूज कर सकता है। जिया बरनी तो एक थियोलॉजिकल स्टेट की बात करते हैं जो शरिया पे चलता है, तो टूल की तरह कभी यूज नहीं हो सकता है। इसी तरह महाराजा रंजीत सिंह का भी जो राज था वो एक सिख धर्म का राज था। तो इसलिए इन दोनों को आप निकाल दीजिए तो 1 and 3 इज ए गुड ऑप्शन। गुड क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगेन जैसे तिलक से हमने देखा कि चारों जुड़े हुए थे, यहाँ पे श्री अरविंदो से क्या क्या जुड़े हुए हैं, तो अरविंदो से सभी जुड़े हुए हैं। युगांतर उनका एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था, कम्युनिटी कह लीजिए। वंदे मातरम जो है एक इंग्लिश लैंग्वेज जर्नल था जिसको कि वो एडिट करते थे, आर्या को भी वो एडिट करते थे। ये भी एक तरह का जर्नल था, फिलोसॉफिकल मैगजीन। कर्मयोगिन एक वीकली जर्नल था। तो सभी इससे जुड़े हुए हैं। ये सब टफ है लेकिन आपको जानना चाहिए और कई एग्जाम में आपको यूज होगा। धर्मा नाम का मैगजीन भी चलाते थे, एक लोटस एंड डैगर नाम की एक सेक्रेट संस्था भी चलाते थे। तो ये सब आप देख सकते हैं या याद रख सकते हैं। 29 देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिस्क्राइब एज इंडियाज फोरमोस्ट डिसेंटर, क्रिटिक, इंटेलेक्चुअल, नॉन कन्फॉर्मिस्ट एंड फाइटर ऑफ लॉस्ट काउजेज दैट नेवर लूज देयर फॉलोइंग। जिस स्टूडेंट ने ये टिक किया है डेफिनेटली उन्होंने सही किया है और ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक अच्छा अवसर है उस स्टूडेंट को रेफर करने का जिन्होंने कि ये पेपर मुझे सबसे पहले भेजा। मुझे 3-4 स्टूडेंट ने भेजा है लेकिन विशाल सिंह सोनगरा ने ये पेपर मुझे सबसे पहले भेजा है। सो थैंक यू विशाल। ओके, तो यहाँ पे जो टिक मारी गई है जयप्रकाश नारायण, आई विल गो विद दैट, और यही इसका सही जवाब भी है। As per the paper Why Socialism, again JP पर ही एक क्वेश्चन है, published by जयप्रकाश नारायण 1936, which of the following is not the goal of socialism? ये कॉमन सेंस का पहला क्वेश्चन आता है जिसमें आपको बिल्कुल कॉमन सेंस से है। अब यहाँ देखिए, प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री इन द हैंड्स ऑफ प्रोड्यूसर। तो कोई कहेगा ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ ऑपरेशन, जमींदारी खत्म कर दो, लोकल गवर्नमेंट, ये सब ठीक है, फंक्शनल एडल्ट सफरेज दीजिए सबको, लेकिन ट्रांसफर ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ प्रोड्यूसर, क्या आप पावर दे देंगे? मतलब ये इस टाइप की बात तो पावर पॉलिटिक्स की बात तो करते भी नहीं थे। इसलिए ये कॉमन सेंस से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं और यही सही आंसर होना चाहिए। 31 देखिए, विच थ्योरी इक्वेट्स स्पेशलाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन विथ मॉडर्निटी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए, इलीट थ्योरी तो ये कह नहीं सकते हैं। यहाँ वैसे ये बता रहे हैं कि एलीट थ्योरी देने वाले मेन 2 थिंकर पैरेटो एंड मॉस्का हैं, ये आप बता रहे हैं। गेम थ्योरी में ऐसी कोई बात हो नहीं सकती, ये भी बता रहे हैं कि वॉन न्यूमन इसके फादर हैं। तो ये तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जनरल सिस्टम थ्योरी जो डेविड ईस्टन का है, वैसे जनरल सिस्टम थ्योरी कहना भी गलत है। जनरल सिस्टम थ्योरी तो बायोलॉजी में थी, इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम की बात की थी।
लेकिन स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो एलमंड एंड पावल का है, इसमें देखिए क्या है, स्ट्रक्चर जो है वो, तो आपको पता है कि पैटर्न सोशल रिलेशनशिप को स्ट्रक्चर कहते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन भी पैटर्न सोशल रिलेशन ही है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन कॉलेज स्कूल ये सब भी स्ट्रक्चर है। तो कौन सा स्ट्रक्चर कौन से फंक्शन में स्पेशलाइज किया है, इसका एनालिसिस होता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में। यदि डेवलप्ड सोसाइटी है तो वहां पे एक स्ट्रक्चर स्पेशलाइज हो गया है एक फंक्शन के लिए, ऐसा नहीं कि एक ही स्ट्रक्चर बहुत सारे फंक्शन करता है या एक फंक्शन को करने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर है। इट इज नॉट लाइक दैट। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये आंसर सबसे सही है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में जो है स्पेशलाइजेशन जो स्ट्रक्चर का है, इंस्टीट्यूशन को हम स्ट्रक्चर यदि कहें, विथ मॉडर्निटी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ पे आइए फ्रेंच फैनन के लिए आइए। फ्रेंच फैनन आप सभी जानते हैं कि वो एक रिवोल्यूशनरी राइटर थे, पोस्ट कॉलोनियलिज्म के समर्थक, जिन्होंने वायलेंस के थ्रू नेशनल रिवॉल्यूशन लाने को सही ठहराया था। अल्जीरिया में उनका काफ़ी असर था। उन्होंने जो बुक लिखे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट तो रिचर्ड ऑफ द अर्थ ही है जो यहाँ पूछा गया है। उसके अलावा ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क और ए डाइंग कॉलोनियलिज्म, फ्रेंच फैनन। हु इज द ऑथर ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ मास सोसाइटी? तो ये तो डिफिकल्ट है, एक बार आप जान लीजिए, विलियम कॉर्नहाउजर ने लिखा है। लेकिन यहाँ जो मास सोसाइटी है, इस पर चलिए 1 मिनट दे देते हैं। मास सोसाइटी पे बहुत लोगों ने लिखा है। और होता क्या है ये मास सोसाइटी? ये बेसिकली वेस्टर्न वर्ल्ड में जब एक सोशल स्ट्रक्चर टूट गया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने पे लोग गांव देहात से शहर में आए, तो वहां पे जो सोसाइटी बनी जिसमें कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का नाता नहीं है, कोई सोशल नॉर्म जो रूरल एरियाज में फॉलो होते हैं, जो वर्ल्ड व्यू, वो सब टूट चुका है। सभी लोग एक एटम के जैसा, एकदम एक इंडिविजुअल है, वो है अपना फैक्ट्री में काम कर रहा है, घर में आता है, उसको पड़ोसी से भी कोई ज्यादा मतलब नहीं है। और ऐसे जो इंडिविजुअल का जो समूह है वो मास सोसाइटी बन जाता है, जो आपस में केवल इसलिए एक साथ रह रहे हैं क्योंकि वो शहर में जो फैसिलिटी है उससे जीवन यापन कर रहे हैं। ना ही वो कोई नॉर्म के थ्रू जुड़े हुए हैं, ना कोई वैल्यू से जुड़े हुए हैं, ना किसी और नाते से। और वो सब जो है एक ही तरह का इंटरटेनमेंट लेते हैं, एक ही तरह का खाना खाते हैं, एक ही तरह का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक ही तरह का टेलीविजन देखते हैं, एक ही तरह की उनकी फैक्ट्री और उनका जो वर्किंग पैटर्न और वर्क करने के का जो इन्वायरमेंट है, एक ही तरह की बातें करते हैं। तो इतना ज़्यादा होमोजेनाइजेशन हो जाता है। एक तरफ तो फ्रैगमेंटेशन है, एटोमेटाइज्ड सोसाइटी, और एक तरफ पूरा होमोजेनाइज है। इसको बहुत आसानी से भड़काया जा सकता है, इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है मीडिया के थ्रू, भाषण से, स्पीच से और किसी और बातों से, सोशल मीडिया जैसे अभी है। और इस तरह की सोसाइटी के बाद ही जो है डेमोक्रेसी का रूप जो है बहुत खराब हो गया, ज़्यादा ही मेजोरिटेरियनिज्म जो आई है, और जिसको सोबर डेमोक्रेसी बोलते हैं, वो मास सोसाइटी ने खत्म किया है। तो मास सोसाइटी के जो पॉलिटिक्स, उस पर कई लोगों ने लिखा है। What is correct about kinds of political elites according to S.E. फाइनल? ये एक ऐसा है जिसमें मैं खोज के भी नहीं खोज पाया कि ये जरूर मिलता है कि S.E. फाइनल ने अपने बुक जो है, इस बुक में द हिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम में गवर्निंग इलीट की बात की है। लेकिन और कौन से इलीट कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट मिलता है। मुझे लगता है काउंटर इलीट्स को यदि हम निकाल दें, शायद, मैं केवल शायद बोल रहा हूँ, तो टू तो केवल एक बचता है, तो शायद गवर्निंग इलीट होगा। लेकिन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ इसको बिल्कुल। इनकी जो सैमुअल फाइनर की जो 2 बुक है जरूर याद रखिएगा, द मैन ऑन द हॉर्स बैक एंड द हिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम। विच अकॉर्डिंग टू आलमंड एंड भरबा इज नॉट ए प्योर टाइपोलॉजी? ये सब टपक पड़ता है, इजी क्वेश्चन। आपको पता है कि 3 टाइप की आइडियल जो पॉलिटिकल कल्चर है, वो पैरोकियल, सब्जेक्ट, पार्टिसिपेंट, तीनों का मिक्स होने पे सिविक कल्चर कह सकते हैं। तो ये तो ठीक है। डाउनवर्ड पॉलिटिकल कल्चर, एक ऑड वन आउट। अकॉर्डिंग टू एलन बेल, ये सेकंड कॉमन सेंस क्वेश्चन आप देखिए, आपको कुछ नहीं जानना है एलन बेल को और कुछ भी। अकॉर्डिंग टू एलन बेल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ टोटलिटेरियनिज्म? तो टोटलिटेरियनिज्म में क्या आप समझते हैं कभी ऐसा होगा? द गवर्नमेंट इज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। अब इन सबको छोड़ भी दीजिए, आप यदि इसको पढ़ पढ़ के नहीं भी समझते हैं तो ये तो हो ही नहीं सकता। और आपको पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, इसका मतलब कि बस सीधा आपको मिल गया। तो वन पॉलिटिकल पार्टी इज पॉलिटिकली एंड लीगली डोमिनेंट, an elaborate ideology regulate all political activity within the system,
जुडिशरी, टीवी, रेडियो आर स्ट्रिक्टली कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, यही टोटलिटेरियनिज्म है। तो ये तो कॉमन सेंस से आप इसको कर सकते हैं, इसके लिए कोई ना तो एलन बेल को जानना है ना ही कुछ भी और। नेम द पॉलिटिकल थिंकर हु हैज जस्टिफाइड वेलफेयर स्टेट। तो फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर जो कि मोरल आइडियलिस्ट पॉलिटिकल थिंकर इंग्लैंड के थे, जिन्होंने की कंप्लीट थ्योरी ऑफ वेलफेयर स्टेट दिया है, वो टीएच ग्रीन थे। वैसे लास्की भी वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना को सपोर्ट करते हैं, लेकिन फर्स्ट थिंकर यदि किसी को चुनना हो तो टीएच ग्रीन। यहाँ आरएम मैकलिबर दिखते हैं, जो कि प्लूरलिस्ट थिंकर है, जिन्होंने कहा था कि स्टेट इज वन कम्युनिटी अमॉन्ग मेनी कम्युनिटीज। एंड गार्नर फिर से आपको दिखते हैं। यहाँ देखिए 38, ये बहुत आसान क्वेश्चन हो सकता है। इन लिस्ट सिस्टम, इसको पार्टी लिस्ट भी कहते हैं, पार्टी उन्होंने छुपा लिया ताकि आप कंफ्यूज करें। इन द लिस्ट सिस्टम वोटर्स गिव देयर वोट टू ए पॉलिटिकल पार्टी, यही तो लिस्ट सिस्टम है। और एसटीवी में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में हम क्या करते हैं, वोटर्स गिव देयर वोट टू ए कैंडिडेट। ऑफ कोर्स वो रैंक करते हैं 1 2 3, लेकिन वोट तो कैंडिडेट को देते हैं, इसलिए दोनों करेक्ट है। Which is correct? If there is a distinction between law making process and constitutional amendment process, it is called a rigid constitution। ठीक है, क्योंकि यदि लॉ मेकिंग प्रोसेस से अलग कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जैसे इंडिया में कानून बनना और अमेंडमेंट दोनों अलग अलग है। कानून आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, लेकिन अमेंडमेंट के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होता है दोनों हाउसेस से। इसलिए यस, ये थोड़ा रिजिड हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसको बदलना आसान नहीं है। तो ये सही है। If there is a simple procedure to make a law and amend the constitution is called flexible constitution। yes, यदि बहुत आसानी से आप constitution का amend कर सकते हो तो flexible होगा। तो इसलिए 1 और 2 दोनों correct हैं। Who has said political modernization is a multifaceted process involving change in all areas of human thought and activity। ये बहुत फेमस लाइन है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन का सैमुअल हटिंगटन का, इसलिए कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये यदि आप नहीं जानते हैं तो बहुत डिफिकल्ट है। सैमुअल हटिंगटन ने भी मॉडर्नाइजेशन पे काफ़ी कुछ कहा है। उनकी जो ये बुक है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी 1968, उसमें उन्होंने बेसिकली 9 कैरेक्टरिस्टिक दिया है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन का। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन दो फिनोमेना के बीच में एक तरह का द्वंद्व है कि कितना ज़्यादा कैपेसिटी है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जनता को सेटिस्फाई करने की, और मास मोबिलाइजेशन जनता का कितना ज़्यादा हो रहा है जो डिमांड करती है कि हमें क्या चाहिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से। जब मास मोबिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पॉलिटिकल डीके होता है, और यदि मास मोबिलाइजेशन के कंपैरिजन में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी और इफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है तो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन होती है। हटिंगटन, वही हटिंगटन है जिन्होंने क्लास ऑफ सिविलाइजेशन की थीसिस दी है और थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन पे बुक लिखा है। 41 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रिफ्यूजी प्रॉब्लम ग्लोबली। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इंडिया रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 शायद है, उसका मेंबर नहीं है। ये बहुत जगह पूछा जाता है। ये भी कॉमन सेंस का तीसरा क्वेश्चन है। इसके बारे में कहा जा रहा है कौन सा ट्रू नहीं है। लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती ही है। लिमिटेड राइट्स एंड प्रोटेक्शन रिफ्यूजी को कहीं भी मिलता है, जहां वो जाते हैं वहीं पे उनके अगेंस्ट में लोग खड़े हो जाते हैं इमिग्रेशन को लेके। सोशल रेजिस्टेंस इन देयर डेस्टिनेशन, अभी आपको याद होना चाहिए इंग्लैंड ने कैसे रवांडा बिल लाया कि हम रवांडा भेज देंगे सारे रिफ्यूजी और माइग्रेंट्स को। तो नो सपोर्ट फ्रॉम ग्लोबल एजेंसी, क्या ऐसा सोच सकते हैं कि दुनिया में कोई एजेंसी, रिफ्यूजी कमीशन और रिफ्यूजी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन, कोई हेल्प नहीं करती है? बिल्कुल गलत है। इस टाइप का क्रूड स्टेटमेंट सही कभी नहीं होता है। कॉमन सेंस से आप इसको गलत कर सकते हैं। देयर आर सपोर्ट फ्रॉम ग्लोबल एजेंसी। 42. What is correct about this statement? Human consciousness postulate liberty. Liberty involves right, demand state। ये क्वेश्चन पूछ के छत्तीसगढ़ सेट ने एक बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि मैं भी कई जगह मैं इस बात पे कंफ्यूज रहा हूँ। हुआ ये है कि मैं जो अभी कह रहा हूँ इसको भी आपको वेरीफाई करना चाहिए, मैंने डबल इसलिए क्वेश्चन मार्क किया। ये लाइन जो है यदि आप नेट पे देंगे तो आएगा कि ये टीएच ग्रीन ने कहा है, जबकि डीपर रिसर्च मैंने कई बार मुझे करना पड़ा तो मुझे ये समझ में आया कि ये बेसिकली अर्नेस्ट बर्कर की बुक जो है पॉलिटिकल थॉट इन इंग्लैंड से ली गई है, जिसमें बर्कर जो कि एक तरह से उनके स्टूडेंट रहे टीएच ग्रीन के, वो कहते हैं कि टीएच ग्रीन ये कहते हैं, मतलब टीएच ग्रीन की ये थॉट को बर्कर ने अपने बुक में लिखा है। इसलिए जो है इट इज सेड बाय टीएच ग्रीन ना हो करके इट इज टेकन फ्रॉम द इट इज सेड बाय टीएच ग्रीन, इट इज रिलेटेड टू टीएच ग्रीन। बिल्कुल सही है कि ये टीएच ग्रीन से रिलेटेड है, लेकिन इन्होंने ये कहा नहीं है, ये बर्कर के मुंह से कहलाया गया है। और 3 सही है कि ये पॉलिटिकल थॉट इन इंग्लैंड से है, और
4 जो है इट इज सेड बाय प्रोफेसर बर्कर कि हमारे गुरु ने ऐसा कहा है। बात पे ध्यान दीजिए, इट इज नॉट दैट कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस पोस्टुलेट लिबर्टी, लिबर्टी इन्वॉल्व्स राइट्स, राइट डिमांड स्टेट। ये थॉट टीएच ग्रीन का है, लेकिन ये कहलवाया गया है अर्नेस्ट बर्कर के मुंह से कि हमारे गुरु ने ऐसा कहा है इन द बुक पॉलिटिकल थॉट इन इंग्लैंड। सो इस पे फिर भी मैं आपको क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, बट दिस इज वेरी वेरी गुड क्लियरिफिकेशन गिवन बाय दिस पेपर। When was the Uniting for Peace resolution adopted by United Nations? ये 1950s में जब कोरियन वॉर हुआ था 1950 से 53, तो उस समय जो है जनरल असेंबली ने अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी कि हम थोड़ी मूक दर्शक बने रहेंगे यदि सिक्योरिटी काउंसिल अपने वीटो के चलते जो है कोई स्टेप नहीं लेगा, तो हम जो है पीस के लिए कुछ करेंगे। वैसे क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन कोरियन क्राइसिस के टाइम में यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पास किया था। वेरी गुड क्वेश्चन, बट इजी क्वेश्चन। सपोर्टर ऑफ रियलिज्म फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग कौन इसमें से हैं? तो हम लोग को पता है कि हेनरी किसिंजर, जो सटल डिप्लोमेसी के लिए जाने जाते हैं, यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो एक रियलिस्ट थे। EH कार तो रियलिस्ट थे ही। जोसेफ ग्रेको जो है, इसका नाम आपने सुना नहीं होगा, लेकिन ये एक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रियलिस्ट थिंकर, जिनका बुक भी आप देख सकते हैं। लेकिन हर्बर्ट वाटरफील्ड जो है, ये एक लिबरल थिंकर कहे जा सकते हैं, क्योंकि ये लीग ऑफ नेशन के एक तरीके से लीगल एडवाइजर थे। तो कैसे ये रियलिस्ट हो सकते हैं? तो ये रियलिस्ट नहीं है, इसलिए आप 4 को हटा दीजिए, तो इसका मतलब 1 2 3। 45 देखिए, व्हाट इज नॉट द मैसेज ऑफ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? व्हाट इज नॉट द मैसेज ऑफ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो रिटन बाय मार्क्स एंड एंगल्स? इसमें अगेन ये कॉमन सेंस का चौथा पांचवा क्वेश्चन है। इट प्रोपिगेट्स पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। इस टाइप की कोई बात क्या मार्क्सिस्ट, जहां क्लास स्ट्रगल रिवॉल्यूशन की बात होती है, हो सकती है क्या? बाकी इट इंटरप्रेट्स द रोल ऑफ वर्किंग क्लास, इट एम्फसाइजेस ऑन द role of working class in the making of past and future, it gives a clarion call to all workers of the world to unite and emancipate. तो you have nothing to lose workers, but your chain, इस टाइप की जो बातें हैं, तो ये ठीक है, कॉमन सेंस से आप इसको हटा सकते हैं, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटन वुड? ये सब स्पेलिंग इतना इसमें मिस्टेक है, ब्रिटन वुड, इस टाइप की कई इन्होंने उठपटांग लिखा है, मतलब स्पेलिंग का की टांग तोड़ी है इन्होंने। सो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, आपको पता है कि IMF एंड वर्ल्ड बैंक दोनों ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से ही आते हैं। 1944 में हुआ था हैम्पशायर में, न्यू हैम्पशायर जो USA में है। तो सब कुछ अगेन ये टू ऑर्गेनाइज ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर, अगेन ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ऐसा थोड़ी है कि टू ऑर्गेनाइज ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर, इस टाइप की कोई बात नहीं थी। ये ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस की बात थी कि कैसे फास्टर ट्रेड हो, कैसे रिकवर किया जाए डिवास्टेशन ऑफ वॉर से, कैसे जो है हम जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है जो पहले गोल्ड से पेग थी, उसको कैसे वर्ल्ड में जो लोग एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगे, इस तरह की बात थी। ये तीनों ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कोई ऐसा ओवर आर्किंग ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर लाने की बात नहीं थी। 47 देखिए, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस इन कैपिटलिज्म एज आर्ग्यूड बाय रुडोल्फ बैरो? ये क्वेश्चन एक दूसरा इनवैलिड क्वेश्चन मुझे लगता है, क्योंकि मैंने थोड़ा पढ़ने की कोशिश की रुडोल्फ बैरो कौन थे। तो ये जो है इको सोशलिस्ट माने जाते हैं। इको सोशलिस्ट जो है, इन्होंने बुक लिखा था सोशलिज्म एंड सर्वाइवल फ्रॉम रेड टू ग्रीन, बिल्डिंग द ग्रीन मूवमेंट एंड अवॉइडिंग सोशल इकोलॉजिकल डिजास्टर। ये जो जर्मनी में ग्रीन पार्टी है, उसके बहुत बड़े नेता भी थे। तो ये यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बैरो के अनुसार से क्या रूट कॉज है इन्वायरमेंटल क्राइसिस का कैपिटलिज्म में? तो कोई क्राइसिस होनी चाहिए ना। इको सोशलिज्म तो इनका प्रेस्क्रिप्शन था कि इको सोशलिज्म होनी चाहिए। इको एनार्किज्म जो है वो बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ नहीं है। कैपिटलिस्ट का कोई नाता एनार्किज्म से होता भी नहीं है। और इको एनार्किज्म को बहुत तरीके से आप देख सकते हैं कि एनार्किस्ट किस तरीके से इकोलॉजी की रक्षा करते हैं, बिना ऑथोरिटी के, बिना कोएर्सन के, बिना हिरार्की के। इको फेमिनिज्म वो है कि एक फेमिनिस्ट थॉट से इकोलॉजी कैसे जुड़ा हुआ है। वेरी फेमस वंदना शिवा एंड मारिया माइस एंड ऑल हैं। इको सेंट्रलिज्म जो है, इसको इको सेंट्रिज्म भी कहते हैं। ये तो उल्टा थॉट है कि इको सेंट्रलिज्म रेफर टू ए फिलॉसफी दैट प्रायोरिटाइज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ नेचर अबव ऑल एल्स, जहां इकोलॉजी को सेंटर में रखा जाए। तो आई डोंट नो ये क्या पूछना चाहते हैं, यदि क्या इसका आंसर इन्होंने दिया होगा, इनवैलिड।
मल्टीकल्चरलिज्म स्टैंड एज ए चैलेंज टू विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए मल्टीकल्चरलिज्म, वैल्यू प्लूरलिज्म होगा तब तो हर कम्युनिटी का वैल्यू अपने अलग अलग तरीके से हो सकता है, कोई उसको जज नहीं करेगा। मार्क्सिस्ट जो सोसाइटी होती है, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी कल जो कोई भी, वहां तो एक वैल्यू होगा, सुपर इम्पोज किया जाएगा, जो कि कम्युनिज्म की वैल्यू होगी या मार्क्सिस्ट वैल्यू होगी। पीपल्स डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी, सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी, सब में मल्टीकल्चरलिज्म चल सकता है, लेकिन मार्क्सिस्ट के साथ जाना बहुत डिफिकल्ट। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर फ्रॉम द बिलो। अब यहाँ भी ये सब वेग टाइप का है। आपको पता है फ्रेंच फैनल तो पोस्ट, फ्रेंच फैनल अभी हम लोग देखा पोस्ट कॉलोनियल राइटर थे। सिंथिया इनलो जो है फेमिनिस्ट इंटरनेशनल थ्योरी के थिंकर हैं, और रिचर्ड एस्ले जो हैं ये एंटी पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर ना होकर ये बहुत ही प्रोमिनेंट पोस्ट मॉडर्न थिंकर है। तो चौथा सीधा ही आपको निकल आता है मतलब कि ये ऑड वन आउट है, मतलब गलत है। लेकिन जेम्स ड्यूरन में खोज रहा था, ऐसा कुछ मिलता नहीं है। ये किस टाइप के थिंकर है मैं जानना चाह रहा था, बट एनीवेज ये तीनों तो बिल्कुल, दो सही है और एक गलत है, तो आपको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। मैं गलत बोल रहा हूं, तो डी जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि रिचर्ड एस्ले जो है ये पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर है। इसका मतलब कि ये अपने आप में जो है सही हो जाता है कि जेम्स ड्यूरियन जो है एक पोस्ट पॉजिटिविस्ट थ्योरी है। पोस्ट पॉजिटिविज्म का मतलब है कि पॉजिटिविज्म मतलब कि नॉलेज का सारा सोर्स केवल सेंस एक्सपीरियंस है, नथिंग एल्स। इसको पॉजिटिविज्म बोलते हैं, इंपेरिसिज्म भी कह सकते हैं। उससे जब बाहर हम निकल जाते हैं कि नहीं, नॉलेज के और भी सोर्सेज हो सकते हैं, और केवल जो है फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन डेटा से ही जो है नॉलेज नहीं लिया सकते हैं। तो जेम्स डुरियन इसके थिंकर इसमें कहा जा रहा है कि ये है, और ये सही भी है, तो इसको चेक कर लीजिएगा। मैं खोज नहीं पाया इस नाम का कोई थिंकर। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, एन इंडिपेंडेंट यूरोपियन करेंसी इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश इन जनवरी 1994। ये तो बहुत ही फैक्चुअल है, लेकिन इस टाइप के कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो जनरली सही होता है, जनरली सही है। यहाँ इन्होंने करेंसी यूज किया है, इसको मॉनेटरी बेसिकली नेट में मिलता है, इंडिपेंडेंट यूरोपियन मॉनेटरी इंस्टीट्यूट। और ये देखिए कितना इनकी अजीब सी है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो एस्टेब्लिश किया गया था जून 1998 में फ्रैंकफर्ट में। तो क्या आपसे ये आशा करते हैं कि जून 1997 हो तो आप उसको पकड़ लें? ये इम्पॉसिबल है, और इसलिए ये क्वेश्चन को मैं आर्बिट बोलूंगा। एक बार लेकिन देख लीजिए कि इसका जो ईयर था, पीरियड जब ये सेंट्रल बैंक एस्टेब्लिश हुआ था, तो जून 1998 में हुआ था, ना कि 1997। इसलिए 1 इज करेक्ट वाइल 2 इज रॉन्ग। 51 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, व्हाट इज करेक्ट अबाउट बांडुंग कॉन्फ्रेंस 1955। वी ऑल नो कि ये जो है फर्स्ट लार्ज एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस था, जिसमें कि न्यूली इंडिपेंडेंट जो 29 कंट्री थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था एशिया अफ्रीका के। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहां पे जो है ये आपको जानना पड़ेगा, और ये बहुत छुपा हुआ फैक्ट हो सकता है कि दो चाइना, आपको पता है दो चाइना है, एक ताइवान है और एक कम्युनिस्ट चाइना है। जिसको ताइवान को आप कैपिटलिस्ट चाइना भी कह सकते हो, यूएसए उसको समर्थन करता है। ऑफ कोर्स वन चाइना पॉलिसी वर्ल्ड में माना जाता है, इंडिया से लेकर यूएसए, जहां की ताइवान को कोई सेपरेट नेशन स्टेट नहीं माना जाता, लेकिन एक सेपरेट गवर्निंग कह लीजिए कम्युनिटी जो अपने खुद गवर्न करती है अलग तरीके से, लेकिन चाइना का ही पार्ट माना जाता है। तो उन दोनों चाइना में से किसने पार्टिसिपेट किया था बांडू में, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको, ये दोनों किया था तो ये ऑप्शन होगा, यदि एक किया था तो ये। तो सही में कैपिटलिस्ट चाइना ने नहीं किया था, उसको नहीं बुलाया गया था, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। कम्युनिस्ट चाइना ने किया था, माओ जेदांग के चाइना ने, तो 1 2 3। तो इसलिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाता है, एंड वेरी गुड क्वेश्चन। अब आइए गुजराल डॉक्ट्राइन पे आइए। ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से आप कर सकते हैं बिना जाने हुए। गुजराल डॉक्ट्राइन वी ऑल नो कि नॉन रेसिप्रोसिटी का डॉक्ट्राइन था, जहां पे कि इंडिया की जो छवि है बिग ब्रदर की, बहुत बड़े भाई की, जैसे डर जाता है नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, उससे जो परेशानी होती है उसको एले करने के लिए, उस डर को थोड़ा कम करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही सॉफ्ट पॉलिसी अपनाई थी, उसको गुजराल डॉक्ट्राइन कहते हैं। 1996 में जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे, बाद में थोड़े दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, तो ये पॉलिसी और आगे बढ़ी। गुजराल डॉक्ट्रिन में ये था कि हम बिना किसी अपेक्षा के कि आप बदले में क्या दोगे, हम छोटे छोटे कंट्री को इंडिया कंसेशन देगा, नॉन रेसिप्रोकल कंसेशन, क्विड प्रो क्यो नहीं, कि बदले में तुम मुझे ये दो तब मैं दूंगा। लेकिन यहां पे उसको बहुत अलग ढंग से पूछा गया है। यहां देखिए क्या पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा गुजराल डॉक्ट्रिन का पार्ट नहीं था। No South Asian country will allow its territory to be used against the interest of another country in the region। ये जरूर होना चाहिए,
यही तो है भावना, तभी तो हम आपको नॉन रेसिप्रोकल कि चाइना आपके लैंड से जो है हमें परेशान न करे. नो नेशन शैल इंटरफेयर इन द internal affair of other nation in the region. Of course, all South Asian country must respect each other's territorial integrity, sovereignty. ये सब बहुत ही जनरल है, सब होना ही चाहिए. अब यहाँ आइए डी देखिए, effort will be made to establish complete peaceful relation with Pakistan and China. ऐसा क्यों होगा? ऐसा आप सोचते हैं कि ऐसा कोई हो भी सकता है कि पाकिस्तान और चाइना के साथ में जो है कंप्लीट पीसफुल रिलेशन के लिए जो है गुजराल डॉक्ट्रिन आएगी? बिल्कुल इसका कोई मीनिंग ही नहीं है. ये कॉमन सेंस से आप इसको कट कर सकते हैं बिना ये जाने हुए. 53 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ पिलर्स ऑफ प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी. तो ये इसको चलिए अब इस ढंग से हम लोग देखते हैं कि 5S जो मोदी की फॉरेन पॉलिसी है, जिसको फॉरेन मिनिस्टर ने एस जयशंकर ने जो कहा है, 5S है: सम्मान, डिग्निटी, संवाद, डायलॉग, समृद्धि, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, सुरक्षा, रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी, एंड संस्कृति एवं सभ्यता, मतलब कल्चरल एंड सिविलाइजेशन लिंक्स. इसमें यदि हम देखें तो यहाँ पे कंपटीशन नहीं आता. अगेन ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है. कोई भी नहीं बोलेगा कि हमारा फॉरेन पॉलिसी में कंपटीशन है. इस तरह की बात हम करते नहीं. यदि हो भी तो रेस्पेक्ट फॉर एवरी नेशन, डायलॉग, सिक्योरिटी एंड ऑल. तो ये भी कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है. हु हैज बीन प्रोपाउंडर ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी. ये सब लड्डू क्वेश्चन है. इसमें ऐसे मैंने बताया ना कि 30 क्वेश्चन बहुत ईजी है, उसमें से ये भी है. वी ऑल नो कि नरेंद्र मोदी जी ने जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट वेस्ट पॉलिसी, ये सब किया है. इवन 5SP. 55 देखिए, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सार्क चार्टर इंक्लूड. तो ये क्वेश्चन कई जगह मैं अब देख रहा हूँ, ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है जहां पे कि सब कुछ आएगा लेकिन ये नहीं आएगा टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विथ अदर डेवलपिंग कंट्रीज. इस टाइप की बात सार्क में सबसे मतलब कि कम यदि आपको लगे कन्विंसिंग कि सार्क खुद ही एक रीजनल फोरम है, तो वहाँ दूसरे डेवलपिंग कंट्री से स्ट्रेंथन करने के लिए कोऑपरेशन, ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता चार्टर में. प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल, एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, contribute to mutual trust. So 1, 2, 3 is better answer. The key themes of Belgrade NAM conference included which of the following? अब यहाँ पे भी देखिए कि आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं. इंटरनेशनल पीस होगा, डीकोलोनाइजेशन तो होगा ही नैम का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा डेवलपिंग कंट्री का, लेकिन थर्ड फ्रंट बनाना, इस्टेब्लिशिंग द थर्ड फ्रंट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये मुश्किल. नैम वॉज नॉट थर्ड फ्रंट, याद रखिए, ये नॉन अलाइन था, कोई फ्रंट नहीं था. तो मेरे अनुसार से 3 को आपको काटना चाहिए, और 3 यदि कटे यहाँ 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 तो केवल एक ही बच जाता है, 4, 1, 2. तो आई थिंक इसको भी आप कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं. 57 देखिए, सार्क वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 7-8 दिसंबर 1985 इन ढाका. बिल्कुल सही है, ये इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए. 8 दिसंबर को इसका चार्टर साइन होता है. इट्स फर्स्ट समिट वॉज प्रिजाइडेड ओवर बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर. ये आप कॉमन सेंस से, जब ढाका में हुआ तो ढाका का जो प्रेसिडेंट जो होंगे या जो हेड ऑफ द स्टेट होंगे वो उसको प्रिजाइड करेंगे, ना कि इंडिया के. जो कंट्री होस्ट होता है वही उसका प्रेसिडेंट होता है, वी ऑल नो. इसलिए ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा. यदि ये सही है तो इसका मतलब ओनली 1 जो है वो करेक्ट है. 58 देखिए, व्हेन वाज द फर्स्ट समिट ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट हेल्ड. वी ऑल नो कि 1961 में बेलग्रेद में होता है. अभी हमने देखा भी, इस क्वेश्चन में था भी, बेलग्रेद यूगोस्लाविया की राजधानी थी. अब आप देखेंगे तो यूगोस्लाविया नाम की कंट्री है ही नहीं, वो 6 कंट्री में बदल चुकी है. डू यू नो व्हाट द नेम ऑफ दोज कंट्री? सर्बिया, जो 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 जहां पे कि बेलग्रेद, अभी भी सर्बिया की राजधानी बेलग्रेद है. सर्बिया, देन क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, कोसोवो, नॉर्थ मैसेडोनिया, ये सब उससे निकले हैं. ओके, 5 फाउंडर्स ऑफ नैम यहाँ पे क्यों ना एक बार फिर से याद कर लीजिए. प्रेसिडेंट सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया, जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया, जोसेफ ब्रज टीटो ऑफ यूगोस्लाविया, गमाल अब्दुल नसीर ऑफ इजिप्ट, एंड ख्वामे निक्रुमा ऑफ घाना. तो ये 5 जो है ये फाउंडर हैं. ये किसी किसी एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट तरह से आपको यूज हो जाता है. 59 देखिए, इन विच सार्क समिट साफ्टा वॉज क्रिएटेड. अब ये सब कौन याद रखता है? सार्क तो वैसे भी एक डॉर्मेंट अब हो चुकी है, लेकिन जो 12th सार्क थी 2004 में हुआ था, वहां पे साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन की बात थी. वो कभी कुछ हुआ नहीं, मतलब वो एक तरह से फेलियर ही रहा कि फ्री ट्रेड एसोसिएशन बनी, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का जो जिस तरह का नाता है, पाकिस्तान बांग्लादेश का जैसा, उसमें कुछ फ्री ट्रेड से कोई फायदा हुआ नहीं.
हु वॉज द पर्सन टू कॉइन द टर्म स्ट्रिंग ऑफ पर्ल? पहले तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है क्या, मतलब इंडिया को जो है जिस तरीके से इंसर्कल, सॉरी इंडिया का मैप में बहुत गंदा सा बना रहा हूँ, इंडिया को जिस तरीके से इंसर्कल चाइना करता है हम्बनटोटा पोर्ट के थ्रू, बांग्लादेश में कहीं पे अपना जहाज से, यहाँ मालदीव में अपना बेस बना के, इस तरफ अफगानिस्तान से, तिब्बत को तो ले ही लिया है, इसको इस तरह से घेरने की जो उसकी कवायद है, इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी जो है जियोपॉलिटिक्स में कहा जाता है। इस टर्म को जो क्वाइन किया था बूज एलन हैमिल्टन ने किया था, जो एक कंसल्टिंग फर्म है, ध्यान रखिए कोई आदमी ना हो, कंसल्टिंग फर्म है, और उसने जो कहा था यहाँ पढ़ लीजिएगा। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये बूज एलन हैमिल्टन। इफ द प्रेसिडेंट समन्स फॉर ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ये तो बहुत ही स्टार क्वेश्चन है। देखिए ये कहता है कि मान लीजिए प्रेसिडेंट ने जो है ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को समन किया, आपको पता है 108 आर्टिकल के तहत, और लेकिन उसके बाद इस घोषणा के बाद कि ज्वाइंट सेशन होगा, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो क्या होगा? चार ऑप्शन है। द प्रेसिडेंट विल टेक डिसीजन इन दिस मैटर, जो बिल है वो लैप्स कर जाएगा जो ज्वाइंट सेशन में डिस्कशन होना था। द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट विल बी हेल्ड एट द शेड्यूल टाइम, जो शेड्यूल टाइम था इसके बावजूद कि डिसोल्यूशन हो चुका लोकसभा का, होगा और ज्वाइंट सेशन नहीं होगा। देखिए एक्चुअल में बड़ा मजेदार है कि एक बार यदि घोषणा हो गई ज्वाइंट सेशन की प्रेसिडेंट के द्वारा, और उसके बाद यदि लोकसभा डिसॉल्व होती है, तो ज्वाइंट सेशन होता है अपने निर्धारित समय से। ये बहुत ही मजेदार इंफॉर्मेशन है, स्टार क्वेश्चन। लेकिन यदि उस घोषणा से पहले डिसॉल्व हो जाए, तब तो खैर बिल लैप्स कर ही जाएगा। हु डिसाइड्स ऑन द डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी? ये क्वेश्चन अधूरा है, क्योंकि यहाँ पे तो आप देखें तो प्रेसिडेंट के अलावा द कंसर्न पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन है। ये बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं आर्टिकल 102(1) के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है। देखिए डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर का कॉन्स्टिट्यूशन में 102 आर्टिकल के तहत है, उसमें भी दो सब आर्टिकल। 102(1) जो है उसमें डिस्क्वालिफिकेशन होता है यदि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का भी सदस्य, मतलब कोई नौकरी भी कर रहा हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो, या कोई दिवालिया घोषित हो जाए, कोई पागल हो जाए, या सिटीजन ऑफ इंडिया ना रह जाए, दूसरा सिटीजन ले ले, इन सब में प्रेसिडेंट जो है इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन जो है डिसाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन। लेकिन एक डिस्क्वालिफिकेशन जो आजकल बहुत चर्चा में है, वो 102 पारा 2 है, या सब सेक्शन 2 है, जहां पे कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ होती है। यदि आपने दल बदल कर लिया है, उसका जो फैसला है वो स्पीकर जो हाउस का होता है उसके हाथ में है, पूरी तरह से प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसलिए क्वेश्चन एक तरह से अधूरा है और आपको ही जानना चाहिए। 63. Which article of the Indian Constitution direct the state to secure social order for the promotion of welfare of the people? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए है, आप रट लीजिए आर्टिकल 38 को और पढ़ लीजिए। स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसमें पार्ट 1 कहता है 38(1) द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institution of the national life. 2 कहता है the state shall in particular strive to minimize the inequality of income, समतावादी होगा, हम सोशलिस्ट स्टेट हैं, and endeavor to eliminate inequality in status, facilities and opportunities not only amongst individual, केवल इंडिविजुअल के बीच में समता नहीं लाना है, बल्कि amongst groups of people में भी समता लाना है, रिसाइडिंग इन डिफरेंट एरियाज और एंगेज इन डिफरेंट वोकेशन। ये कितनी बड़ी बात आर्टिकल 38 में लिखी गई है, हमको एक तरह से एक सोशलिज्म की तरफ ले जाता है, समतावादी समाज की तरफ ले जाता है आर्टिकल 38। व्हाट इज सिमिलरिटी? ये भी स्टार क्वेश्चन है। ये कहता है कि जज जो सुप्रीम कोर्ट के हैं एंड सीएजी और सीईसी, इन तीनों में क्या समानता है? सुप्रीम कोर्ट के जज, सीएजी एंड सीईसी, सैलरी तीनों के बराबर है? नो, ऐसा नहीं है। अपॉइंटमेंट, यस, तीनों के अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। टेनियर नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज का कोई खास टेनियर नहीं है कि लिए है कि 65 साल तक उनको रहना है, जबकि सीएजी और सीईसी का 65 साल का मैक्सिमम लिमिट है, और 6 ईयर जो पहले हो जाए। रिमूवल प्रोसीजर, यस, एकदम बराबर है, दोनों तीनों एक तरीके से होते हैं, उसको इम्पीचमेंट टाइप की होती है। एक मतलब हाउस जो है वो चार्ज लगाता है, दूसरा हाउस
जो है उसको इंक्वायर करके और उस पर वोटिंग करता है। दोनों हाउस जब 2/3 स्पेशल मेजोरिटी से पास करते हैं तो इम्पीचमेंट माना जाता है। तो इसलिए अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल प्रोसेस दोनों का सेम है, तीनों का सेम है, 2 and 4। ए स्टार क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग टेक्स द ओथ ऑफ ऑफिस, ये भी अनदर स्टार क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि स्पीकर और चेयरमैन और राज्यसभा कोई अलग से ओथ नहीं लेते, इस ऑफिस का नहीं लेते। आप अभी देखेंगे ओम बिरला जी ने जो ओथ लिया लोकसभा के स्पीकर, उन्होंने एमपी के रूप में केवल ओथ लिया, ये नहीं कहते कि मैं स्पीकर ऑफ द हाउस हूं उसका ओथ ले रहा हूं। उसी तरह से धनखड़ जी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसियो वो जो है चेयरपर्सन है राज्यसभा, उन्होंने कोई चेयरमैन और राज्यसभा का अलग से ओथ नहीं लिया है। लेकिन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं। तो 1 and 2 केवल होगा, स्पीकर चेयरमैन ओथ अलग से उस ऑफिस का नहीं लेते हैं। व्हाट इज द बिल कॉल्ड विच इंक्लूड ऑल द डिमांड्स, ये भी अनदर स्टार क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि उस बिल को हम क्या कहते हैं जो सभी डिपार्टमेंट के डिमांड जो अप्रूव हुआ है, डिमांड फॉर ग्रांट कहते हैं वो, प्लस जो कंसोलिडेटेड फंड पे सीधा चार्ज कर दिया गया है एक्सपेंडिचर जिस पे वोटिंग नहीं हुई है, इन दोनों को कंटेन करने वाले बिल जिसका कि हम मांगते हैं कि अब ये खर्चा हमको खजाने से करने दो, उस बिल को क्या कहते हैं? उस बिल को एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं। होता ये है, ये बजट का एक पार्ट है कि पहले जो है डिमांड फॉर ग्रांट पे बहस होती है। अभी जैसे बजट हुई है, अब आप देखेंगे इस पे बहस होगी, उसको डिमांड फॉर ग्रांट बहस बोलते हैं। हर डिपार्टमेंट ने जो अपना डिमांड दिया है जो बजट में शामिल की गई है उस पर बहस होती है, और उस पर कट मोशन भी लगाया जा सकता है। बहुत तरह के कट मोशन होते हैं, पॉलिसी कट होती है, टोकन कट होती है, इकोनॉमिक कट होती है, उसे वो पढ़ लीजिएगा। यदि वो पास हो जाए तो सरकार गिर भी सकती है, पास तो होती नहीं, सरकार मेजोरिटी में होती है, इसलिए वो डिमांड फॉर ग्रांट जो भी सरकार चाहती है लगभग वो पास हो ही जाता है। लेकिन कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिसके लिए कोई ना तो वोटिंग नहीं होती, बहस हो सकती है लेकिन वोटिंग नहीं होती, जैसे कि जजेस का सैलरी है, इंडिया का सॉवरेन गारंटी वाली पेमेंट है, बहुत सारे और एक्सपेंडिचर ऐसे हैं। तो उन सब को जोड़ दिया जाता है उसमें, जो कि वोटिंग वाले एक्सपेंडिचर है, इन दोनों को मिला के अप्रोप्रिएशन बिल पास कराया जाता है। मतलब खजाने से वो पैसा निकालने का ऑथराइजेशन पार्लियामेंट से लिया जाता है, एग्जीक्यूटिव लेती है। इसके अलावा फिर फाइनली जो है फाइनेंस बिल प्रस्तुत होता है, जिसमें जितने भी जो टैक्स जो रेवेन्यू है वो कहाँ से आएगा, जो टैक्सेशन के सारे रेट्स एंड ऑल वो उसमें होता है। तो बजट का समझिए 112 जो आर्टिकल है उसके 3 पार्ट हैं। पहले जो है बजट स्पीच होती है, फिर डिमांड फॉर ग्रांट पे बहस होती है, वोटिंग होती है, फिर अप्रोप्रिएशन बिल प्रस्तुत होता है, पास होता है, फिर फाइनली फाइनेंस बिल पास होता है। इन सब तीनों प्रोसेस को जो मिला के हम बजट प्रोसेस कहते हैं, बजट। और वो आगे भी चलता है वो साइकिल, ऐसा नहीं कि यहाँ बजट खत्म हो जाती है। फिर वो बजट जो है एलोकेट होती है, डिपार्टमेंट उसको एक्सपेंडिचर करते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर उस पर नज़र रखती है, और फिर उसके बाद उसको रिवाइज भी किया जाता है 5-6 महीने के बाद, और फिर नया बजट साइकिल चलता है। 67 अंडर विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच। तो ये हम लोग सबको जानना चाहिए कि आर्टिकल 61 जो है वो इम्पीचमेंट से रिलेटेड है प्रेसिडेंट का। आर्टिकल 75 जो है प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को, ये आर्टिकल 75(3) में है। आर्टिकल 76 एक ऑडिटर जनरल की बात करता है जो हाईएस्ट लॉ ऑफिस है, और आर्टिकल 56(1) जो है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ये सब हमें जानना चाहिए। ये भी स्टार क्वेश्चन है जिसमें कि इन 4 जो इवेंट हुए हैं इंडियन जुडिशरी को, इसको क्रोनोलॉजिकल अरेंज करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे कठिनाई लग रही, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क किया है। देखिए अंत तो होगा डेफिनेटली कॉलेजियम सिस्टम से, क्योंकि ये 93 में कॉलेजियम सिस्टम जो है इस्टेब्लिश होता है सेकंड जजेस केसेस से। 3 जजेस केस से ये आता है, सेकंड जजेस केस से हम मान सकते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम जो कि हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर के रिकमेंडेशन को लेके है, वो जुडिशरी ने अपने हाथ में ले लिया, तो उसको कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम तो 1993 में आया, इसके बाद कोई आया नहीं है। तो 2 से अंत होता हुआ केवल एक ही है। आप देखिए इसका मतलब 1432 होगा, लेकिन प्रॉब्लम है 43 में। मिनर्वा मिल केस जो है 1980 में आता है, जिसको इन्होंने पहले दिखा दिया, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन माना जाता है कि फर्स्ट पब्लिक इंटीग्रेशन केस 1979 में हो गया था हुसैनरा खातून वाले, तो इसको इन्होंने बाद में दिखाया, आई डोंट नो। तो चलिए इसको तो चैलेंज किया जा सकता है।
69 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द नेहरू कमेटी इन 1928। नेहरू कमेटी 1928 में बनी थी, जो पहला प्रयास था एक देसी स्वदेशी बनाने का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके की चेयरपर्सन जो है मोतीलाल नेहरू थे, सेक्रेटरी उसके जवाहरलाल नेहरू थे। उसके मेंबर में ये सभी थे, अली इमाम थे, तेज बहादुर शप्रू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, एमएल जयकर थे, एनी बेसेंट एंड ऑल। लेकिन यहाँ पे देखिए सभी इसके मेंबर थे, अली इमाम, नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सभी थे। तो ये क्वेश्चन इनवैलिड हो जाता है। ये सेकंड थर्ड क्वेश्चन है जो कि इनवैलिड है। In which article of the Constitution of India provides protection against ex post facto law? ये स्टार क्वेश्चन है। पहले तो इसका मतलब समझिए, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का क्या मतलब होता है। इनफैक्ट अधिकतर लॉ इंडिया में जो है प्रोस्पेक्टिव लागू होती है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं। मतलब यदि मान लीजिए आज कोई कानून लागू होता है, तो यदि पिछले दिनों जब वो कानून नहीं थी, उस समय में यदि हमने कोई ऐसा एक्ट किया जो उस कानून के अनुसार नहीं थी, तो मुझे सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि उस समय में वो कानून था ही नहीं। इसको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो ये आर्टिकल 21 में कहा गया है, यहाँ पे देखिए कि 21 प्रोविड्स द इम्पोजिशन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। ये जो राइट टू लाइफ है कि नो पर्सन शैल बी पनिश्ड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट एन ऑफेंस एट द टाइम व्हेन इट वाज कमिटेड। जिस टाइम में वो कमिट किया गया था, उस टाइम में लॉ के अनुसार वो ऑफेंस नहीं था, तो वो लागू नहीं हुआ। तो पीछे के डेट से आप जो है किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकते कि आपने वो एक्ट कमिट किया है, तो आज के लॉ के अनुसार वो ऑफेंस था। तो आर्टिकल 21 अच्छा क्वेश्चन। 71 देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रिंसिपल जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी किस आर्टिकल में? ये सब लड्डू क्वेश्चन है। ये बीच बीच में इस पेपर ने लड्डू क्वेश्चन 30 टपकाया है, उसमें से ये है। एंटी डिफेक्शन लॉ इंडिया में एप्लीकेबल है, ये भी ये क्वेश्चन भी मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, क्योंकि देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, इस सब पे लागू अभी नहीं है, क्योंकि वहां पार्टी पॉलिटिक्स होती नहीं है। लेकिन वैसे वहां भी घुस गया पार्टी पॉलिटिक्स, तो इसलिए इसमें अर्बन लोकल बॉडी, रूरल लोकल बॉडी में तो नहीं होगा। लेकिन ये तीनों में, लोकसभा में है, पार्लियामेंट लोकसभा का पार्ट, लोकसभा पार्लियामेंट का पार्ट है, स्टेट लेजिस्लेशन। तो 1 2 3 क्यों नहीं होना चाहिए? अब इन्होंने पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेशन लिखा है 2 और 3। ये ठीक है कि उसमें लोकसभा भी शामिल है, लेकिन लोकसभा अलग क्यों किया है, मुझे समझ में नहीं आया। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डज द प्रेसिडेंट हैव पावर टू ग्रांट पार्डन? अगेन ये सब बहुत आसान है। 72 आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट को पावर है। 161 के तहत जो है वो गवर्नर को पावर है। इसमें यदि आप 90 जोड़ते हैं, अधिकतर जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए जो आर्टिकल, उसमें 90 जोड़ने से स्टेट के लिए निकल आता है। एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, करके देखिएगा, लगभग आपको अंदाज मिल जाएगा। 161 जो है पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन है। दोनों में मेन फर्क ये है, जो कि कई एग्जाम में पूछा जाता है, कि गवर्नर को डेथ सेंटेंस में पार्डन देने का अधिकार नहीं। यहाँ पार्डन को डिफरेंट मानिए, रेमिशन, रेस्पाइट एंड सस्पेंड, उन वो सब तो कर सकता है, कुछ समय के लिए रोक सकता है, उसके डेथ सेंटेंस को घटा के कुछ दूसरे तरह का सेंटेंस कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से एब्जॉल्व करने का, मतलब पूर्णतः माफ करने का अधिकार जो है गवर्नर को नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट को है। बाकी दोनों के पावर लगभग सेम है। What is the prescribed time gap between two meetings of the GST Council? पहले समझिए, GST Council जो आर्टिकल 279A से आती है, और 101st मुझे लगता है अमेंडमेंट से इसको लाया गया था 2017 में। ये सब याद रखना चाहिए। यहाँ पे मैंने बहुत तो नहीं देखा, लेकिन मैं लगभग श्योर हूँ कि इसका कोई प्रेस्क्राइब लिमिट नहीं है। मतलब जितनी बार चाहे उतने बार GST काउंसिल मिल सकता है। ऐसा थोड़ी है कि एक है कि 2 महीने के अंदर एक ही बार मिलना है, इस टाइप को कह भी नहीं सकते, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए कॉमन सेंस से आप सोच सकते हैं कि कोई प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट नहीं होगा, जितनी बार चाहे उतनी बार मिल सकता है। विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश द लोकायुक्ता इन इंडिया? ये सब घिसा पिटा क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है। महाराष्ट्र, वी ऑल नो। हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल is an essential feature of the basic structure of the constitution. Under which case did the Supreme Court review that? ये बहुत एक नोन फैक्ट है कि मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट में कोई ऊपर या कोई नीचे नहीं है। दोनों जो है एक दूसरे के पूरक है, कंप्लीमेंट करते हैं, और दोनों मतलब दोनों ही कंप्लीमेंट्री है, ना कि कंपिटिटिव है। तो ये मिनर्वा मिल केस में कहा था। द इलेक्टोरल सिस्टम फर्स्ट पास द पोस्ट, यहाँ पे आप
आपको पता है कि FPTP को हम लोग बहुत नाम से जानते हैं, उसमें से हम इसको ये कह सकते हैं, देखिए वेटेड वोटिंग सिस्टम तो बिल्कुल नहीं है, मल्टी मेंबर कभी नहीं होता है, एक कंस्टिट्यूंसी से एक ही पर्सन सेलेक्ट होता है, तो ये सिंगल बैलेट सिंगल मेंबर तो दोनों में होगा ही। अब यहाँ है मैक्सिमम वोट सिस्टम है, मेजोरिटी वोट सिस्टम, इसको हम जनरली मेजोरिटी वोट सिस्टम बोलते हैं। इसको और यदि हम ठीक कर दें तो ये सिंपल मेजोरिटी वोट सिस्टम। सिंपल मेजोरिटी वोट सिस्टम मतलब ये होता है कि जिसको सबसे अधिक वोट आया वो जीता। इसलिए मैक्सिमम वोट सिस्टम भी सुनने में ठीक लगता है, मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो टर्म यूज होता है। टर्म जनरली सिंपल मेजोरिटी वोट सिस्टम। सो इट इज अ सिंगल बैलेट, एक वोटर को एक ही बैलेट मिलता है, एक ही वोट देता है। सिंगल मेंबर, एक कॉन्स्टिट्यूशन से एक मेंबर सेलेक्ट होते हैं, और सिंपल मेजोरिटी वोट सिस्टम है। 78 देखिए, द पार्टीज हैव नॉट सिक्योर्ड, ये भी स्टार क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि बेसिकली वो पार्टी कौन होते हैं जो अनरिकॉग्नाइज, बस रजिस्टर्ड पार्टी। देखिए दो टाइप के पार्टी होती है, एक होते हैं जो रजिस्टर्ड है, सभी पार्टी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्टर्ड तो 100% पार्टी होंगे, लेकिन कुछ पार्टी उसमें से अनरिकॉग्नाइज होते हैं और कुछ रिकॉग्नाइज होते हैं। रिकॉग्नाइज भी अलग अलग लेवल के होते हैं, कुछ स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज होते हैं, कुछ नेशनल पार्टी के रूप में, बाकी जो है जस्ट रिकॉग्नाइज पार्टी होते हैं। अब यहाँ कौन रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं, दो तरह के पार्टी। द पार्टीज हैव नॉट सिक्योर्ड एनफ परसेंटेज ऑफ वोट इन द असेंबली इलेक्शन और जनरल इलेक्शन आर कंसिडर्ड एज अनरिकॉग्नाइज पार्टी। यदि उन्होंने मतलब कि बहुत कम वोट लाए हैं तो अनरिकॉग्नाइज है। और वैसे पार्टी भी जो कभी आज तक रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कोई इलेक्शन लड़ाई नहीं है, तो उसको भी अनरिकॉग्नाइज पार्टी कहते हैं। दोनों करेक्ट है, और ये जो है इसके बारे में ये और एडिशनल इंफॉर्मेशन है, पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये बहुत छिपा हुआ एक तरह का इंफॉर्मेशन इसलिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार क्वेश्चन। 79 देखिए, विच मिनिस्ट्री हैज बीन रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। वी ऑल नो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है उसको अब हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं। इजी क्वेश्चन। विच कंट्री इज द ओरिजिन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये भी इजी क्वेश्चन है, बिकॉज वी ऑल नो कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यूएसए में सबसे पहले उदय होता है और फिर इंडिया में आता है। इसके बारे में मैंने यहाँ पे कुछ दिया है। यहाँ पे ये भी याद कर लीजिए इंडिया में कि जस्टिस PN भगवती जो चीफ जस्टिस थे, ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंडिया। ये भी याद कर लीजिए कि फर्स्ट रिकॉर्डेड एंड नोन PIL केस हुसैनेरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979। 81 देखिए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू। यहाँ पे ये क्वेश्चन तो बड़ा अजीब सा है, कस्टमर ओरिएंटेड, अकाउंटेबिलिटीज, फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, पब्लिक पार्टिसिपेशन। ये ऐसा देख के लगता है कि ये सब नहीं तो नहीं हो सकता, मतलब सब चूंकि ऑल ऑफ द एबव भी है तो ये मैंने कर दिया। लेकिन जो आपको याद रखना चाहिए कि कोर थीम जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है वो रिलीवेंस है, वैल्यू बेस्ड है, इक्विटी, सोशल इक्विटी है, और चेंज ओरिएंटेड है, और क्लाइंट ओरिएंटेड है, मतलब कस्टमर ओरिएंटेड जो यहाँ पे लिखा गया है। इसके अलावा ये एंटी पॉजिटिविस्ट है, मतलब कि केवल सब कुछ साइंटिफिक होना, डेटा ऑब्जर्वेशन होना ये नहीं मानता है। वैल्यू बेस्ड है, एंटी हिरार्किकल है, मतलब कि फ्लेक्सिबल है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को ऐसा नहीं कि रिजिड है, हायरार्किकल रिजिड हो जाता है। एंटी टेक्निकल है, तो मतलब ये नहीं है कि बस हम रूल रेगुलेशन टेक्निकलिटीज में जो है सर घुसा लें और पब्लिक परेशान होता रहे, तो जानना चाहिए हमें। 82 देखिए, विच पीरियड इज नोन एज द प्लान हॉलीडे पीरियड। ये बहुत ही नोन फैक्ट है कि थर्ड प्लान के बाद 1966 से 1969 के बीच में इंडिया बहुत ही इकोनॉमिक हार्डशिप से गुजर रहा था, बहुत जगह अकाल पड़ रहे थे, महंगाई बहुत चरम पे चली गई थी, और पाकिस्तान से सेकेंड वॉर हुआ था, नेहरू जी का डेथ हुआ था, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, फिर वहाँ पे इंदिरा गांधी, फिर शास्त्री जी आते हैं, मोरारजी देसाई, उनके बीच में कंपटीशन, ये सब चल रही थी, तो वो प्लान हॉलीडे ले लिया गया था, एनुअल प्लान बनता था, तो उस पीरियड को हम प्लान हॉलीडे कहते हैं। 83 देखिए, ए मैनेजर सेट्स गोल थ्रू ए कोलैबोरेटिव प्रोसेस। मतलब कि मिल करके जो एम्प्लॉय हैं उसके साथ मिल करके वो ऑब्जेक्टिव बनाता है, गोल बनाता है। द एक्सटेंट टू विच गोल्स आर अचीव्ड इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन इवेल्युएटिंग एंड रिवॉर्डिंग द सबऑर्डिनेट। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज दिस डिस्क्राइब। तो ये जो डिस्क्राइब किया जाता है इसको मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कहते हैं। पीटर ड्रकर ने ये दिया था, जिसमें कि गोल जो है वो मैनेजर एम्प्लॉय के साथ बैठ करके बात करके कोलैबोरेटिव वे में तय करता है। तो ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांस्ड आइडियाज ऑफ मैरी पार्कर
फॉलेट तो मतलब बैरी पार्कर फॉलेट से कौन सा संबंधित है? वी ऑल नो कि फंक्शनल फोरमैनशिप टेलर से संबंधित है, ये सब बहुत नोन फैक्ट है। और जोन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है साइमन हर्बर्ट साइमन ने दिया था, जो कि जोन ऑफ इंडिफरेंस का ही एक दूसरा रूप है। जोन ऑफ इंडिफरेंस चेस्टर बर्नार्ड देते हैं। कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट और इंटीग्रेशन जो है, ये दो थॉट जो है वो मैरी पार्कर फॉलेट का है, 2 and 4, और सॉरी 3 and 4 नहीं, 2 and 4, यस। और इसका मतलब ये होता है कि जो कन्फ्लिक्ट है, पार्कर फॉलेट का कहना था कि वो कंस्ट्रक्टिव यदि हो तो उससे ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता है। इनफैक्ट ये डे टू डे में भी, इंटरपर्सनल रिलेशन में भी इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी के साथ कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट करते हैं, अपने दोस्त के साथ, पति पत्नी आपस में, परिवार में, बेटा बाप, तो वो रिलेशन और प्रगाढ़ होता है। कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है कि यदि आपको फील हो कि कोई चीज चुभ रही है रिश्तों में, तो आप उसको खुल करके डिस्कस कीजिए, लेकिन अपने पोजीशन को पकड़ के मत बैठिए। मतलब कंस्ट्रक्टिव वे में, इसको डेलिब्रेशन कहते हैं, वो कीजिए। अपने पोजीशन को छोड़ने के लिए, कन्विंस होने के लिए सामने वाले से रेडी रहिए। यदि सामने वाला भी उसी व्यू से आपसे कन्फ्लिक्ट को डिस्कस करता है, तो फिर इंटीग्रेशन होती है। मतलब हम ना तो डोमिनेंस होती है, ना कंप्रोमाइज होता है, लेकिन दोनों के व्यू मिल करके फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो यही आइडिया जो है ऑर्गेनाइजेशन में भी मैरी पार्कर फॉलेट कहती हैं कि कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करने का जो तरीका है, आइदर तो आप डोमिनेंस से कीजिए, कंप्रोमाइज से, इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन इज द मेथड जिससे कि वो कंस्ट्रक्टिव होता, आगे बढ़ता है। इसके अलावा उन्होंने सर्कुलर रिस्पॉन्स की भी बात की थी, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बहुत लेट हो जाएगी, छोड़ दीजिए। 85 देखिए, हु सेड लीडरशिप इज द एबिलिटी टू सिक्योर डिजायरेबल एक्शंस फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ फॉलोअर वॉलंटरली विदाउट द यूज ऑफ कोएर्सन। अब ये तो एकदम आर्बिट क्वेश्चन है बिल्कुल, और ये कहने वाले, इसका स्पेलिंग तो इन्होंने इतना गलत किया। ये कहने वाले थे अल्फ्रेड एंड बेटी, और ये देखिए बैथ ही बना देते हैं इसको। इन्होंने जो कहा था यहाँ मैंने लिख दिया है, तो ये सब आर्बिट क्वेश्चन है। जस्ट मुस्कुराइए, आगे बढ़िए। लेकिन इसका मायने जरूर एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट समझ लीजिए कि लीडरशिप इज द एबिलिटी टू सिक्योर डिजायरेबल एक्शंस फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स वॉलंटरली विदाउट द यूज ऑफ कोएर्सन। यही तो लीडरशिप है, कि आपके पीछे लोग जो हैं बिना डंडे के जोर पे जो है आपको फॉलो करते हैं। 86 देखिए, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, तो एजर्सन रीजन हम जानते हैं क्या एजर्सन है, बोथ स्टाफ एंड सपोर्ट एजेंसी असिस्ट द लाइन एजेंसी बट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। कौन बोलेगा गलत है? बिल्कुल सही है। सपोर्ट एजेंसी को हम ऑक्सिलरी भी कहते हैं, तो ट्रू है। ऑक्सिलरी एजेंसी हैव एन ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी नहीं। जो ऑक्सिलरी एजेंसी है, सपोर्ट एजेंसी लाइक हॉर्टिकल्चर, हाउसकीपिंग, रख रखाव, ये सब जो है क्या है, फूड कैटरिंग, ये सब सपोर्ट है, ये ऑपरेशनल नहीं है। कोर ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाता नहीं है, इसलिए आर इनकरेक्ट है और ए जो है वो करेक्ट है, तो ये हो जाएगा आर इज रॉन्ग। 87 हु इज रिलेटेड टू सिस्टम थ्योरी, ये क्वेश्चन अगेन स्टार क्वेश्चन है। वुड्रो विल्सन को छोड़ दीजिए, जिन्होंने उनके 14 पॉइंट प्रिंसिपल या एडमिनिस्ट्रेशन के फादर कहे जाते हैं। बर्टनल फाई, रॉस एसबी एंड जॉर्ज बैटसन, तीनों सिस्टम थ्योरी से जो है जुड़े हुए हैं। कैसे, यहाँ पे मैंने दे दिया, इसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। रॉस एसबी और जॉर्ज बैटसन को हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, इसलिए एक बार यहाँ पे देख लीजिए। बर्टन फ्लाई तो एक तरह से फादर हैं जनरल सिस्टम थ्योरी को, जो बायोलॉजी में लाते हैं, उसी से वो एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस हर जगह आता है, और पॉलिटिकल साइंस में डेविड ईस्टन इसको जो है एक मुकाम तक पहुंचाते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल अप्रोच से विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोलॉजिकल अप्रोच, मतलब कहने का कि इसमें से कौन इकोलॉजिकल अप्रोच के थिंकर हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो यदि केवल मैरी पार्कर फॉलेट को आप छोड़ दें, तो जो यहाँ पे भी गलत है, आई एम नहीं है, ये जे एम गॉस है, इन्होंने स्पेलिंग बहुत मिस्टेक है, जे एम गॉस। फ्रेडरिक्स तो इकोलॉजिकल अप्रोच के एक तरह से आप फादर ही कह सकते हैं। रॉबर्ट डहल ने भी काम किया इस पे इकोलॉजिकल अप्रोच में। तो ये यहाँ पे जॉन मरियम गॉस की कुछ बातें मैं कह रहा हूँ, जो ये बताता है कि कैसे वो इकोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो इसमें आप केवल 2 को हटा दें तो 3, 4, 1। 89 देखिए, अगेन ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, और ये ऐसा है ना, सेटर जो समझ ले, किसको वो मिडिल मैनेजमेंट समझता है, किसको लोअर मैनेजमेंट एंड ऑल। यहाँ पे जो है सेल्स एग्जीक्यूटिव को इन्होंने जो मैच किया है ऑपरेटिंग फोर्स का है, लेकिन ये फोरमैन भी हो सकते थे। फोरमैन को इन्होंने मैच किया है कि ये एक लोअर मैनेजमेंट लेवल है। ब्रांच मैनेजमेंट जो है, ब्रांच मैनेजर जो है वो
एक मिडिल मैनेजमेंट है और प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो टॉप मिडिल, इस टाइप से इन्होंने मैच किया। आप चेक कर लीजिएगा, इन्होंने जो दिया है वो ए का 2 दिया है, मतलब सेल्स एग्जीक्यूटिव, नो एनीवेज सॉरी, ए दिया है इन्होंने। सेल्स एग्जीक्यूटिव को ऑपरेटिंग फोर्स दिया है, ब्रांच मैनेजर को इन्होंने मैच किया है मिडिल मैनेजमेंट लेवल से, एंड फोरमैन को लोअर मैनेजमेंट से, और प्रोडक्शन मैनेजमेंट को टॉप मिडिल मैनेजमेंट से। एनीवेज ये एकदम बिल्कुल बकवास क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल मोटिवेशनल फोर्स। ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि गोल, नीड, एटीट्यूड सब जो है आपके अंदर से आता है। फीडबैक इज एक्सटर्नल, जो आपको लोग फीडबैक देते हैं या दूसरे जो कहते हैं उससे जो आप मोटिवेट होते हैं। तो ऑफ कोर्स ये कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस। 91 देखिए, हु हैज सजेस्टेड टू कीप द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स अवे फ्रॉम द डेवलपमेंट वर्क। तो ये जो है तो जानते हैं, ये फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने कहा था, और उसी समय से जो है डेवलपमेंट के लिए डीडीसी नाम के पोस्ट क्रिएट किए जाने लगे, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर। तो डेवलपमेंट कमिश्नर एंड डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर का आया कि कलेक्टर को छोड़ दो लॉ एंड ऑर्डर के लिए एंड अदर जनरल मैनेजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशन वाइड इनिशिएटिव कायाकल्प। ये स्टार क्वेश्चन है क्योंकि कायाकल्प बहुत छिपा हुआ है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने किया था। बेसिकली जो हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को स्वच्छ बनाने का, जो एक स्वच्छ भारत मिशन के साथ में कायाकल्प। 93 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेरिकन प्रेसिडेंट वाज असैसिनेटेड ड्यू टू द स्पॉइल सिस्टम। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, कई जगह मैंने शायद ये कहा है कि जैक्सन की हत्या हुई थी। जैक्सन जो प्रेसिडेंट थे और गारफील्ड भी थे, सभी प्रेसिडेंट हैं, इसमें दो प्रेसिडेंट इन्वॉल्व हैं। जैक्सन के टाइम में ये स्पॉइल सिस्टम आई थी, इसलिए इसके जैक्सोनियन सिस्टम भी कहते हैं, पैट्रोनेज सिस्टम भी कहते हैं। लेकिन हत्या हो गई थी गारफील्ड की, जो प्रेसिडेंट, पूरा नाम इनका देख लीजिएगा। तो हुआ ये था कि जैक्सन ने एक सिस्टम लागू किया था जिसमें कि जैसे मान लीजिए अभी ट्रम्प जीत के आते हैं, तो वो सब जो अपने रिपब्लिकन पार्टी के जो लॉयलिस्ट हैं या जो उस कंजर्वेटिव या उस तरह के नियो कंजर्वेटिव विचारधारा को मानने वाले हैं, वैसे लोगों को वो अपने ऑफिस में बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे देंगे। क्योंकि आपको पता है कि वहाँ परमानेंट एग्जीक्यूटिव नहीं है इंडिया या इंग्लैंड की तरह अमेरिका में। जो प्रेसिडेंट जीत के आते हैं वो अपने एग्जीक्यूटिव को खुद नॉमिनेट करते हैं और 5 साल बाद फिर वो एग्जीक्यूटिव हट जाते हैं, फिर दूसरे एग्जीक्यूटिव आते हैं। एकदम अलग सिस्टम है। तो वो सिस्टम ऐसा हो गया था कि मेरिट पे अपॉइंट करने के बजाय हमारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे जो एक्सपर्ट हैं उनको हम केवल भर्ती कर रहे हैं। तो ये तो स्पॉइल सिस्टम है और इसका बहुत नुकसान होता है कंट्री को। जब भी कोई भी यदि एग्जीक्यूटिव पोजीशन जो है वो इस बेसिस पे यदि सरकार देने लगे कि ये हमारे आइडियोलॉजी से समर्थक एग्जीक्यूटिव होगा, ऑफिसर होगा, प्रोफेसर होगा, वीसी होगा, तो समझिए कि वो कंट्री एकदम डूबेगी। तो वही वहां पे हो रहा था स्पॉइल सिस्टम, और उस पर इतना बवेला मचा कि इसी बात पे जो है एक डिसग्रंटल्ड जो एग्जीक्यूटिव, जिसको कि एक पोजीशन मिलना था लेकिन वो नहीं मिल पाया, तो उसने जो है हत्या कर दी थी प्रेसिडेंट गारफील्ड की। तो इसलिए सही आंसर है गारफील्ड। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है लेकिन बहुत छिपा हुआ है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि गवर्नर बने, चाहे वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट, सबके लिए 35 साल चाहिए, तो इसके लिए भी 35 साल की उम्र चाहिए। कंज्यूमर फोरम एज पर द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। लेकिन ये सब क्वेश्चन कौन पूछते हैं। 95 देखिए, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ जॉब कार्ड अंडर मनरेगा। तो बस रट लीजिए कि 5 ईयर्स है। सब छुपा हुआ क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है। व्हेन डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड टू सेपरेट ऑडिट फ्रॉम द अकाउंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकिन याद आपको शायद नहीं रहता होगा, मुझे भी याद नहीं था। 1976 में ऑडिट जो है अकाउंट से सेपरेट होता है, मतलब CAG जो है कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, तो वो जो है ऑडिट एंड अकाउंट फंक्शन है वहाँ अलग हो गए। AG ऑडिट, AG अकाउंट्स अलग अलग बैठे लगे। Who among the following said bureaucracy is the price of parliamentary democracy। ये तो मैंने हर जगह दिया है, गाइड से लेकर हर जगह। वी ऑल नो कि हर्बर्ट मॉरिसन ने कहा था। तो यहाँ पे रामसे मुइर ने जो कहा है वो भी कहीं पे आप पढ़ लीजिएगा। FM मार्क्स ने जो ब्यूरोक्रेसी को डिफरेंट में बांटा है, जैसे गार्जियन ब्यूरोक्रेसी, मेरिट ब्यूरोक्रेसी, कास्ट ब्यूरोक्रेसी, पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी, ये सब देख लीजिएगा।
which term refers to the process of influencing government policies and decisions through various means such as lobbying, public awareness, campaign, etc. इसको एडवोकेसी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी एडवोकेसी इस बात के लिए हो कि एलजीबीटी को मिले जितना भी राइट्स मिल सकता है, या इक्वलिटी, मैरिज इक्वलिटी लॉ के लिए, तो उसके लिए आप कैंपेन करते हैं, लॉबिंग करते हैं, पब्लिक अवेयरनेस करते हैं, इवन इन्वायरमेंटल बचाव के लिए भी जो है एडवोकेसी करते हैं। दैट इज एडवोकेसी। ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। ये लॉबिंग से थोड़ा अलग है। which one of the following is the first step in the process of policy formulation? We all know कि policy formulation में सबसे पहले आपको environment को स्कैन करके प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें देखिएगा तो एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिचुएशन टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। तो स्टेजेस जो है, पहले आप जो है स्कैन करते हैं इन्वायरमेंट को, आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, फिर उस प्रॉब्लम को एजेंडा में हाई टेबल पे लाना होता है। कई बार प्रॉब्लम तो बहुत होते हैं, गवर्नमेंट के नज़र में आते हैं कि नहीं, उसको एजेंडा सेटिंग कहते हैं। जब एजेंडा में आ जाता है तब उसके हम सॉल्यूशन को सर्च करते हैं, इसको सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव कहते हैं। एक बेस्ट अल्टरनेटिव को हम चुन लेते हैं, उसको हम पॉलिसी कहते हैं। उस पॉलिसी एडॉप्शन के बाद पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, फिर इवेलुएट करते हैं, उसमें कोर्स करेक्शन करते हैं और फीडबैक लेते हैं। तो एक साइकिल जैसी जो है ऐसे चलती है। लास्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन चार्टर इज द एक्टिविटी ऑफ। कौन बोलेगा कि ये जो है गुड गवर्नेंस नहीं होगा? सिटीजन चार्टर है क्या? कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है बाहर में एक बोर्ड टाइप की टांगे या अपने वेबसाइट पर लिखे कि सिटीजन को हमारे ऑर्गेनाइजेशन से ये अपेक्षा होनी चाहिए, उनका ये हक है, हम उनको इतने ये सर्विस देंगे, और यदि नहीं दे पाए तो आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सिटीजन चार्टर। सो ओके डियर स्टूडेंट, ये बहुत बड़ा एक थकाने वाला एक्सरसाइज, लेकिन ये और आरपीएससी ऐसे पेपर हैं जो कि मदर पेपर जैसे हैं, आपको बहुत ज़्यादा डीप ले जाते हैं। तो इसलिए भी मुझे थकान तो हुई है, लेकिन आई होप कि इसको आप बहुत गौर से देखेंगे, कई बार देखेंगे, नोट बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका जो चैनल है वो एक क्रूशियल फेज में है, इसको 1.5 लाख सब्सक्राइबर तक जल्द से जल्द ले जाएं तो थोड़ी और अच्छा चैनल के लिए, कम्युनिटी के लिए होगा। लोगों को बताएं। आप एक जो व्यक्ति हमारे मेंबर हैं वो कितने को बता सकते हैं भी सोशल मीडिया में? कोरा पे लिखें, व्हाट्सएप पे लिखें, ब्लॉग लिखें, बताएं लोगों को, बस बताएं, और जो सही आपको लगता है वो बताएं। यस, और यदि आप प्रिपरेटरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जो मैंने कहा है कि सभी एग्जाम के लिए, इवन यदि आप मैं तो कहूँगा यदि मेरे जो स्टूडेंट PSIR का मेन लिखने की कर रहे हैं वो भी इन क्लासेस को सुने। एक प्रयास है, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कोशिश कर रहा हूँ। ये कोई ऐसा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्लास नहीं हो सकता है, लेकिन ये एकदम इंटेंसिव क्लास होगा जिसमें कि स्टूडेंट और टीचर मिल करके जो है समझने की कोशिश करेंगे। यदि आप इस एक्सपीरियंस को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप अपना नेम, टेलीग्राम ID, मोबाइल नंबर paulsciencehelp@gmail.com पे आप भेजें, आगे आपको बताया जाएगा। इस तरीके से आप मुझसे जो है जुड़ सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, पेपर भेज सकते हैं, कोई भी। मैं कोशिश हमेशा करता हूं कि यदि आप कोई पेपर भेजते हैं तो उसको एनालाइज करूं। चलिए मिलेंगे बहुत जल्द किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा, टेक केयर।